वेलकम, वेलकम, वेलकम एएफएम के प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जिसके अंदर कि हम चैप्टर वाइज़ रिवीजन कराते हैं। हर चैप्टर के पहले नोट्स डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हों, ताकि आपको 10, 12, 15 क्वेश्चंस के अंदर ही चैप्टर का पूरा ज्ञान मिल जाए। मेरे पास ये जो नोट्स हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो क्वेश्चन फाइल्स हैं, ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेंगी? हमारी वेबसाइट है cnatanguru.com, जिसका नाम आप ऊपर देख पा रहे हैं। उसमें एक फ्री रिसोर्स सेक्शन है, उसके अंदर से आप नोट्स, सॉल्यूशंस, क्वेश्चन फाइल्स सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ, आप वहाँ का भी हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको और डिटेल्स मिल जाएँगी। आइए बिना समय आगे गँवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो कि है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। ये जो एडवांस कैपिटल बजटिंग है दोस्तों, देखिए क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है, इसलिए थोड़ी-सी स्पीड स्विफ्ट रखी जाएगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप समझ पाएँगे, और अगर आप रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो भी इस क्लास को आप एन्जॉय कर पाएँगे, समझ पाएँगे। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। आपके जो कमेंट्स हैं मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए, आपके लिए नए से नया कंटेंट रिवीजन के लिए लेके आने के लिए। तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। इतना काम आप भी करो, क्योंकि मैं भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको कंप्लीट रिवीजन कराने का बेड़ा हमने उठाया है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एडवांस कैपिटल बजटिंग। देखिए, मैं ये मानता हूँ एडवांस कैपिटल बजटिंग को आप चाहें तो रिस्क असेसमेंट भी बोल सकते हो, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हो। सर ये क्या मतलब है? इन रिस्क इनकॉर्पोरेशन इन कैपिटल बजटिंग, ऐसा भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, आपको ना एक बात समझनी होगी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, कि ये चैप्टर का जन्म क्यों हुआ? ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जाता है? ठीक है? इस चैप्टर को बेसिकली इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब हमने इंटरमीडिएट में कैपिटल बजटिंग पढ़ी, इनफैक्ट फाइनल में भी कैपिटल बजटिंग पढ़ी, तो हमने एक बात कही, जैसे आपने सोचा कि मानो एक प्रोजेक्ट है, ऐसा ही कहा जाता है क्वेश्चन में कैपिटल बजटिंग के, कि एक प्रोजेक्ट है। मानो आज हमने 100 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है? तो आज का पैसा तो सर्टेन है, आज का पैसा तो हमें पक्का पता है कि इस प्रोजेक्ट को लगाने में 100 लाख लगेंगे तो लगेंगे। बट ये प्रोजेक्ट मान लेते हैं 5 साल तक चलेगा, और हर साल ये प्रोजेक्ट कुछ-कुछ पैसा कमा के देगा। कभी ये पैसा, कभी ये 10 लाख कमा के देगा, कभी ये 40 लाख कमा के देगा, कभी ये 50 लाख कमा के देगा, कभी ये 60 लाख कमा के देगा, कभी ये 30 लैक्स कमा के देगा। अलग-अलग टाइम पे ये प्रोजेक्ट अलग-अलग पैसा कमा के देगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये पैसा प्रोजेक्ट अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग पैसा कमा के देगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? जी हाँ। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग पैसा कमा के देगा, बट क्या इसकी सर्टेनिटी है कि ये पैसा आप कमाओगे ही कमाओगे? क्या आपके पास कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है? क्या कोई ऐसी गारंटी है? कोई ऐसी दिव्य शक्ति है? कोई भगवान को देख सकते हो आप? भगवान आपसे आके बात करता है और आपको बता के जाता है कि अरे, 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 अरे! ये पैसा इन दिनों पे इतना ही मिलेगा। कैसे? अनसर्टेनिटी होती है बेटा। 1 साल बाद का आप फ्यूचर कैसे बता सकते हो कि आप इतना कमा लोगे? 2 साल बाद का फ्यूचर आप कैसे बता सकते हो कि इतना सीएफएटी आ जाएगा? नहीं पता। यानी क्या ये कैश फ्लो सर्टेन है? नहीं, ये कैश फ्लो सर्टेन नहीं है। बट हम फिर भी इन्हें डिस्काउंट करते हैं, हम इन सब की प्रेज़ेंट वैल्यू निकालते हैं। हमने आज तक क्या सीखा कि जो फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज़ हैं, उन सब से पीवीसीआई निकाल लो, इसे पीवीसीओ मान लो, और फिर हम एनपीवी निकाल लेते हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं कि एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। ये हम करते आए हैं आज तक। लेकिन क्या यहाँ पे कोई गारंटी थी कि ये पैसा इसी वक़्त पे मिलेगा? आपको कैसे पता कि ये पैसा यहीं पे मिलेगा? इसीलिए इसमें हमें पढ़ाई करनी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये बात सोचनी है कि अगर मैं इसके अंदर, कैश फ्लोज़ के अंदर रिस्क को भी एडजस्ट कर सकूँ किसी तरह, रिस्क को भी एडजस्ट कर सकूँ, तो जो पढ़ाई होगी, जो कैपिटल बजटिंग होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा करेक्ट होगी, ज़्यादा सही होगी, ज़्यादा डिपेंडेबल होगी, ज़्यादा रैशनल होगी। क्या कि यानी आप उस डिसीजन को ले सकते होगे, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते होगे, क्योंकि हमने अगर कैश फ्लोज़ की अनसर्टेनिटी को हटा दिया, यानी जो कैश फ्लोज़ अभी ये अनसर्टेन है, इन्हें किसी तरीके से मैंने सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दिया, या फिर अपनी कैलकुलेशन में किसी तरीके से रिस्क को इन्वॉल्व कर लिया। यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एडवांस कैपिटल बजटिंग में। इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूँ, इसे रिस्क असेसमेंट या रिस्क इनकॉर्पोरेशन इन कैपिटल बजटिंग भी कहा जा सकता है इस चैप्टर को। तो ये तो हुई बेसिक बात इंट्रोडक्शन की, कि सर हमें ये बात समझ आ गया कि फ्यूचर में कैश फ्लोज अनसर्टेन है, उन्हें किस तरीके से सर्टेन बनाया जाए, ये हम सोच रहे हैं। ठीक है? इसमें पहले 3 मेथड तो स्टैटिस्टिकल हैं, कि प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचो, वेरिएंस के बारे में सोचो, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सोचो, सीओवी के बारे में सोचो, ये तो स्टैटिस्टिकल है। आइए पहले इनको ही पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिकल मेथड बिल्कुल
बच्चों वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है ये फाउंडेशन में भी पढ़ाए गए थे आपको। जब आपने करिकुलम की फाउंडेशन पढ़ रहे थे, आप 11th-12th की मैथ्स पढ़ते हो, 9th-10th की मैथ्स पढ़ते हो, तो भी ये सब पढ़ाया जाता है। आइए क्या है ये? जैसे सोचिए अगर हमें सिक्योरिटीज़ बताई गई हैं अलग-अलग, या प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं अलग-अलग, या फिर हमें अलग-अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन दिए गए हैं। तो उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर हमें कैश फ्लोज़ पता है, या फिर हो सकता है कि उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की एनपीवी पता हो, ये भी हो सकता है कि ये अलग-अलग एनपीवी दी हुई हो, ठीक है? मतलब हमें प्रोजेक्ट पता है, प्रोजेक्ट की कोई कैश फ्लोज़ या एनपीवी पता है, उसे एक्सआई ले लो। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता है तो कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से इनटू कर दो। यानी आप एक्सआई को पीआई से इनटू कर दो। तो जब आप एक्सआई और पीआई को इनटू करते हैं और उसको टोटल करते हैं, तो जो टर्म आती है उसे मीन कहते हैं, उसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इसी वैल्यू को मीन कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं, इसी को एवरेज कहते हैं, इसी को एक्स बार कहते हैं। तो इसी के बड़े सारे नाम हैं, कोई किसी भी नाम से क्वेश्चन आपके लिए पुकार सकता है। आपको मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास अलग-अलग कैश फ्लोज़ हैं, आप उन्हें प्रोबेबिलिटी से इनटू करिए, तो आपके पास एक्स-आई-पी-आई आ जाएगा। आपके पास एक्स-आई-पी-आई आ जाएगा और आप एक्स-आई-पी-आई का टोटल कर लो। जो एक्स-आई-पी-आई का टोटल होगा, वही आपकी मीन होगी, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, वही एक्सपेक्टेशन होगी, वही एवरेज होगी। समझ गए जी आप मेरी बात? तो इस तरीके से आप मीन निकाल लेते हैं। अब जो मीन आपने निकाला, इस मीन को सभी एक्स में से माइनस कर दीजिए, सभी एक्स की टर्म्स में से माइनस कर दीजिए। जैसे ये ए है, तो ये ए माइनस एक्स बार करके उसका स्क्वायर कर दो और पी आई से इंटू कर दो। फिर बी माइनस एक्स बार करके उसका स्क्वायर कर दो और पी आई से इंटू कर दो, जो इसकी पी आई है, प्रोबेबिलिटी है। फिर सी माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो और पी आई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को दोबारा इंटू कर रहे हैं, लेकिन किससे? डेविएशन के स्क्वायर से। बोलो ज़रा, इसे बोलते हैं डेविएशन। एक्स माइनस एक्स बार, यानी टर्म्स में से मीन को माइनस करो, तो इसे बोलते हैं डेविएशन। फिर डेविएशन का स्क्वायर करो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं और उसे प्रोबेबिलिटी से इंटू कर देते हैं, और उसे प्रोबेबिलिटी से इंटू कर देते हैं। तो डेविएशन का स्क्वायर और उसे इंटू करो प्रोबेबिलिटी से, और इन सब का टोटल करो। तो जो इन सब का टोटल आएगा, ये बनेगा हमारा वेरिएंस, ये बनेगा हमारे लिए वेरिएंस। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है? मैंने क्या कहा? क्या मेरी बातचीत आप सभी को ये बातें क्लियर हैं दोस्तों? एब्सोल्युटली। तो यानी इन सब का जो टोटल है वो वेरिएंस आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। तो ये हमारी मीन हो गई। मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। और फिर मीन को जब हमने एक्स में से माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, उससे डेविएशन आ गई, डेविएशन का स्क्वायर किया, डेविएशन के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से इंटू किया, फिर उन सब का टोटल किया, तो इसे बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। और अगर वेरिएंस को अंडर रूट कर लो तो आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस आ गई, फिर वेरिएंस को अगर आप अंडर रूट कर लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, जिसे इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है? फिर एक आता है सीओवी। सीओवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब क्या है? आप स्टैंडर्ड डेविएशन को न्यूमरेटर में रखो और जो मीन निकाला था उसे डिनोमिनेटर में रखो। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन करते हैं तो ये सीओवी होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यही 3 पहले पैरामीटर्स हैं रिस्क को नापने के लिए। कौन-कौन से? प्रोबेबिलिटी का ट्रीटमेंट, फिर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आती है, और सीओवी कैसे आती है। यही 3 मेथड हैं पहले। तो सीओवी कैसे आती है? स्टैंडर्ड डेविएशन को न्यूमरेटर में रखिए और मीन को डिनोमिनेटर में रखिए, इनटू 100 करिए, इससे आपके पास सीओवी आएगी। मैं इन सबके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप चिंता ना करें। पहले मैं नोट्स डिस्कस करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आपको, ठीक है? तो डिस्क्राइब करते हैं जी। हमारे पास ये पता है, हमें सीरीज आर मोर वॉलेटाइल और स्टेबल, ये पता लग जाता है। इससे ये पता लगता है कि जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मेरे पास मान लो 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, ए और बी, मैंने दोनों की सीओवी निकाली, दोनों प्रोजेक्ट्स की सीओवी निकाली। जिस प्रोजेक्ट की सीओवी हाई आ रही है, इसका मतलब वो प्रोजेक्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं है। सीओवी हाई का मतलब वेरिएशन ज़्यादा है, उसमें बदलाव ज़्यादा है, मतलब उसमें रिटर्न्स एकदम बढ़ भी सकती हैं, उसमें रिटर्न एकदम घट भी सकती हैं। तो उसकी रिटर्न एकदम तेज़ी से ऊपर या एकदम तेज़ी से नीचे जाएंगी, यानी उसमें वेरिएंस ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है, यानी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इसलिए जिसकी हाई सीओवी होती है, कहा जाता है कि वो मोर वॉलेटाइल है। और जो चीज़ मोर वॉलेटाइल है, मूव ज़्यादा करती है, वो स्टेबल कम होती है, यानी वो लेस स्टेबल है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। अगर किसी प्रोजेक्ट की सीओवी कम है, अगर किसी प्रोजेक्ट की सीओवी निकाली वो कम आई, तो इसका मतलब वो कम वॉलेटाइल है, यानी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? तो इस तरीके से हम मीन, वेरिएंस और सीओवी निकालते हैं। ये हमें तीनों के ट्रीटमेंट पता लग गए, ठीक है जी? आप कहोगे सर सिग्मा एक्सआई पी आई अपॉन सिग्मा पी आई होना चाहिए। हाँ, लेकिन सिग्मा पी आई 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इसलिए इससे डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है?
तभी हमने सिग्मा पी से डिवाइड नहीं किया है। अच्छा जी, अगली बात आती है मल्टी ईयर का क्वेश्चन। मल्टी ईयर के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर इसी तरीके से क्वेश्चन बनाओ लेकिन उसमें मल्टीपल 3 ईयर्स दे दे, तो हम क्या करेंगे? फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे 3 साल के डेटा में? ये तो 1 साल का डेटा है, 1 साल में 3 सिक्योरिटीज़ की रिटर्न्स का हमने मीन निकाला, वेरिएंस निकाली, सीओवी निकाली, है ना? बट अगर मान लो कि 3 साल का डेटा आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो 3 साल के लिए ये कैलकुलेशन अलग-अलग करो। मतलब तीनों ईयर्स की वेरिएंस अलग-अलग निकालो। तीनों ईयर्स की ईयर 1 की वेरिएंस अलग निकालो, ईयर 2 की वेरिएंस अलग निकालो, ईयर 3 की वेरिएंस अलग निकालो। निकाल ली? अब देखो आप क्या करो, पहले आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस तीनों ईयर की अलग-अलग निकालो, अलग-अलग निकालो तीनों ईयर की, ठीक है? फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? इन 3 साल के डेटा को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे लाएँगे? उसके लिए एक मॉडल यूज़ होता है जिसका नाम है हिलर मॉडल। हो सकता है एग्ज़ाम में लिखा हुआ भी आ जाए कि हिलर मॉडल से सॉल्व करना है। तो घबराना मत, याद रखना हिलर मॉडल क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आती है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आती है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप अंडर रूट लिखते हैं। अंडर रूट में देखिए पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ो, ये ईज़ी याद होगा। आपने क्या करना है, ईयर 1 की स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, ईयर 1 की स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि वो ईयर 1 को डिस्काउंट करके आज की डेट पे ले आओ। तो उसे 1 प्लस आई से डिवाइड करो और इसका स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हम ऊपर अंडर रूट डाल रहे हैं, तो अंडर रूट को काटने के लिए अंदर स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर का स्क्वायर, ये ईयर 1 का हुआ। ईयर 2 में ईयर 2 का डिस्काउंटिंग, ईयर 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन और ईयर 2 का डिस्काउंटिंग फैक्टर, ईयर 2 का डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर 2 हो जाएगा और फिर इस पूरे का स्क्वायर। फिर ईयर 3 की स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर 3 हो जाएगा। फिर उस पूरे का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है तो जो पावर 2 है ये इससे भी, इसके पास भी जाएगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, पावर 2 इधर भी जाएगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, पावर 2 इधर भी जाएगी और इधर भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, तीनों ईयर के वेरिएंस अपॉन तीनों ईयर की डिस्काउंटिंग का स्क्वायर। डिस्काउंटिंग का पावर 2 हो गई। जैसे फर्स्ट ईयर है तो पावर 2 लेनी है, अगर सेकंड ईयर है तो पावर 4 लेनी है, अगर थर्ड ईयर है तो पावर 6 लेनी है, मतलब डबल करके लेनी है पावर। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने से पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ये याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है मुझे, ये वाले को याद रखना पड़ेगा, है ना? तो क्या करो, तीनों ईयर की स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दो, तीनों ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दो और फिर उस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दो और उस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दो और इन्हें ऐड करके अंडर रूट कर लो कॉमन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी वो तीनों साल की मिलाकर आएगी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। क्या आएगी? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 ईयर्स। ये है हिलर्स मॉडल। ठीक है जी, ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, ये जो पावर है ये स्क्वायर है। जैसे फर्स्ट ईयर में पावर 2 आई, सेकंड ईयर में पावर 4 आई, थर्ड ईयर में पावर 6 आई, तो डबल होकर आ रही है पावर, याद रखना। ठीक है। एनपीवी कैसे आती है आपको पता ही है, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, मतलब आने वाला इनफ्लो कितना है माइनस जाने वाले खर्चे कितने हैं, ठीक है ना। पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या मैं मान के चलूं कि ये जो पहले वाले स्टैटिस्टिकल मॉडल्स थे ये आपको तीनों क्लियर हो गए? तीनों बातें समझ आ गई। प्रॉबिलिटी कैसे ट्रीट करते हैं, प्रॉबिलिटी को एक्स से इंटू करते हैं, एक्स आई पी आई करके मीन निकाल लेते हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं सर? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो मीन आई होती है, मीन को सभी टर्म्स में से माइनस करते हैं, डेविएशन आती है, डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर को प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो टोटल आता है वो वेरियंस होती है, वेरियंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कर दो तो सीओवी आ जाती है। और अगर एक से ज़्यादा ईयर हो तो पहले अलग अलग ईयर की स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर उस पूरे को होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर इसकी पावर इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद अंडर रूट कर देते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आती है। क्या ये बातें आपको समझ आ गई जी मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलिए जी, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे सोचो, अब थोड़ा दिमाग वाली बात है ना। अगर मानो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, अब एक-एक करके एग्जांपल समझो। मैं मान लो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्ट में कमाई बराबर आ रही है, एनपीवी बराबर आ रही है। तो आप कहोगे फिर ऐसे में उस प्रोजेक्ट को चुनो जिसकी रिस्क कम है। अगर 2 प्रोजेक्ट की कमाई बराबर है तो उसे चुनो जिसमें रिस्क कम है। अगर मुझे 2 जगह से मान लो, आपको एग्जांपल लो, मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूँगा और आपको आरबीआई भी ऑफ़र कर रहा है, मतलब ट्रेज़री भी, बॉन्ड भी, सरकारी बॉन्ड भी ऑफ़र कर रहा है कि उनके पास पैसे दे दो, वो आपको 8% ब्याज देंगे। तो डेफ़िनेटली आप गवर्नमेंट के पास पैसा दो, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्क फ्री है, मैं रिस्क फिर भी रिस्की हूँ। तो अगर कमाई बराबर होती है तो वहाँ पैसा लगाना चाहिए जहाँ रिस्क कम हो। तो प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करो क्योंकि उसका रिस्क कम है लेकिन कमाई बराबर है।
अच्छा, अब इधर देखो एग्जाम्पल 2 में, अगर रिस्क बराबर हो, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स का अगर रिस्क बराबर है, तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो जिसकी कमाई ज़्यादा हो। ऑब्वियसली जब रिस्क बराबर है तो कमाई ज़्यादा वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो। ठीक है सर। लेकिन अगर दोनों प्रोजेक्ट की कमाई भी अलग-अलग हो, रिस्क भी अलग-अलग हो, फिर डिसीजन कैसे लें? फिर डिसीजन लेने के लिए हम सीओवी को ध्यान में लाते हैं। सीओवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम क्या करते हैं? हम स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसको डिफाइन करो। इसका मतलब होता है रिस्क पर यूनिट ऑफ अर्निंग, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। बोलना ज़रा मेरे साथ, क्योंकि एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा, सीओवी निकालना है और आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे या गलत करके आ जाओगे। अरे भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। अगर वो बोलता है कि कैलकुलेट रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, क्योंकि नीचे रिटर्न लिख रहे हो, ऊपर रिस्क लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, यही तो मतलब हुआ कि पर, जैसे आप लिखते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, तो आप बोलते हो डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, तो पर यूनिट ऑफ टाइम है ना। तो वैसे ही रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, तो ये सीओवी का फॉर्मूला है। याद रखना, ये वर्ड लिख के रख लो कहीं। वैसे मैंने लिखा भी होगा नोट्स में इधर कि ये क्या बताता है। यहाँ लिखा है ना, रिस्क टेकन पर यूनिट ऑफ रिटर्न, ये सीओवी बताता है। रिस्क टेकन पर यूनिट ऑफ रिटर्न, ये सीओवी बताता है। ये भी मैंने बताया था। तो देखो, अगर 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी कमाई भी मैच नहीं कर रही, रिटर्न भी मैच नहीं कर रही, तो आप दोनों का सीओवी निकाल के डिसीजन लो। तो जैसे इसका सीओवी निकाला 0.07 आया, इसका सीओवी 0.075 आया, तो जिसका रिस्क कम आ रहा है, जिसकी सीओवी कम आ रही है, वो ज़्यादा स्टेबल है, वो लेस वॉलेटाइल है। मैंने क्या कहा था? जिसकी, इन दोनों में से बेटर कौन है? जिसकी सीओवी कम है, क्योंकि सीओवी कम होने का मतलब है कि पर यूनिट ऑफ रिटर्न, यानी 1 यूनिट रिटर्न कमाने के लिए ये कम जोखिम उठा रहा है, ज़्यादा जोखिम उठा रहा है। तो जो कम जोखिम उठा रहा है उसको पैसा दो, वहाँ पैसा लगाओ। तो प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करो क्योंकि उसकी लोअर सीओवी है। सीओवी कम होनी चाहिए। सीओवी रिस्क का फैक्टर है, सीओवी रिस्क को नापती है। सीओवी में न्यूमरेटर रिस्क है। सीओवी जब कैलकुलेट करते हो तो न्यूमरेटर कौन है? न्यूमरेटर स्टैंडर्ड डिवीएशन, स्टैंडर्ड डिवीएशन रिस्क होती है। तो अगर एक प्रोजेक्ट का रिस्क कम होगा तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट को चुनो जिसकी सीओवी कम है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 तरीके के प्रोजेक्ट, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मान लो कि ऐसे प्रोजेक्ट हैं आपके पास जिनके अंदर 2 में से कोई सी एक को सिलेक्ट करना है आपने, तो किसे सिलेक्ट करोगे? 2 में से किसी एक को। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मान लो आपके लिए शादी का रिश्ता आया है, अब डॉक्टर ए का रिश्ता आया है और सीए बी का रिश्ता आया आपके लिए। अब आपकी चॉइस है, आप किसी एक से शादी कर सकते हो, दोनों से नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब भी ऐसे प्रोजेक्ट हो जिनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उन दोनों में से आप किसी एक को ही चुन सकते हो, दोनों को नहीं। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हुए भी आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, आप एक टी-शर्ट सिलेक्ट करते हो, दूसरी भी ले सकते हो चाहो तो। ऐसा थोड़ा ना एक्सक्लूसिव है कि एक टी-शर्ट ली तो दूसरी ले ही नहीं सकते, दूसरी भी ले सकते हो। ऐसे ही आप खाना खा रहे हो, आप बटर पनीर के साथ सोया चाप भी मंगवा सकते हो, है ना? कि आपकी चॉइस है कि आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। तो यानी इनके बीच में एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। बट जबकि इन दोनों के बीच में सिर्फ और होगा, कभी भी एंड नहीं हो सकता। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिन 2 प्रोजेक्ट में से किसी एक को चुन सकते हो, और एक इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दोनों में से दोनों को भी चुन सकते हो, किसी एक को भी चुन सकते हो। चलिए, अब हम आगे आते हैं। तो यानी अब हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स तो पढ़ लिए। अब अगले आते हैं कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में 2 मेन कन्वेंशनल मेथड्स हैं, आरएडीआर एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। पहले इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर इनके फॉर्मूलाज को समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना? देखो ज़रा मेरी बातों को समझो। इमेजिन करो कि मैंने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और ये प्रोजेक्ट मुझे अगले 5 साल तक कुछ-कुछ कमाई करके देने वाला है। मान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट 0 पीरियड पे, यानी आज की डेट पे मुझसे कुछ इन्वेस्टमेंट माँग रहे हैं ये प्रोजेक्ट में। मान लो मुझसे आज ये 100 लाख रुपीज़ माँग रहे हैं, ठीक है? मुझसे आज की डेट में ये प्रोजेक्ट मुझसे 100 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट माँग रहा है। बोलो क्लियर है? बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? यानी आज की डेट में ये प्रोजेक्ट मुझसे 100 लाख की इन्वेस्टमेंट माँग रहा है। क्लियर है ये बात? आपने कहा क्लियर है सर ये बात तो मुझे। ठीक है जी। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? ठीक है जी। सर, अगर आज की डेट में ये प्रोजेक्ट हमसे 100 लाख की इन्वेस्टमेंट माँगता है, तो अब इसके बाद बताओ फिर? देखो, अब इसके बाद ऐसा है दोस्त कि ये प्रोजेक्ट मुझे कमाई करके देगा। मान लो, फिर से वही वाली एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 90 लैक्स, ऐसे-ऐसे कुछ कमा के देगा। ऐसी काल्पनिक फिगर्स हैं। आपके पास कोई गारंटी है कि ये कमाई आएगी? आप मुझे बताओ,
क्या आपके पास ये कोई गारंटी है कि ये इतना 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 पैसा आपके पास आएगा, या कोई गारंटी नहीं है? डू यू हैव एनी गारंटी कि हाँ जी मेरे पास हर साल इतना 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 पैसा आ ही जाएगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, आपको क्या पता? आपको क्या पता, कैसे पता कि इतना पैसा आ ही जाएगा? नहीं पता। यू डोंट नो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यू डोंट नो कि आपके पास इतना इतना पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? सर बात तो सही है, मुझे कैसे पता कि इतना पैसा आ ही जाएगा? नहीं पता। तो कोई तो तरीका होना चाहिए जानने का, इसमें रिस्क को इन्वॉल्व करने का, रिस्क के फैक्टर को इंक्लूड करने का। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर मैं इन सब की डिस्काउंटिंग, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सब की डिस्काउंटिंग करता हूं और अगर मैं इन सब की डिस्काउंटिंग रिस्क फ्री रेट पे करता हूं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जो कैश फ्लोज है, जो जो पीवीसीआई है, जो पीवीसीआई नहीं, कैश इनफ्लो बोलना चाहिए, सीएफएटी है, यानी ये जो कमाई है, जो सीएफएटी है, ये रिस्क के साथ है। इसका पक्का नहीं पता कि ये आएगी कि नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको रिस्क फ्री फैक्टर से डिस्काउंट करना गलत है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो रिस्क फ्री फैक्टर है उसमें रिस्क प्रीमियम ऐड कर दो। उसमें उस प्रोजेक्ट का, जो भी ये प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क है वो रिस्क प्रीमियम ऐड कर दो। तो इसके बाद निकल जाएगा आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। मान लो कि रिस्क फ्री रेट है 10%, मान लो कि गवर्नमेंट की एफडी का रेट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट, ट्रेजरी बॉन्ड का रेट चल रहा है 10%। इस प्रोजेक्ट का रिस्क है मान लो 5%। तो इसका मतलब ये हो गया कि आरएडीआर हो गया 15%। यानी इस प्रोजेक्ट की जो डिस्काउंटिंग करोगे, जब आप इस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करोगे तो आप 10% से मत करो, 15% से करो। यानी मैं ये कह रहा हूं कि रिस्क को इन्वॉल्व करने के लिए, जोखिम को इन्वॉल्व करने के लिए, जोखिम को अपनी कैलकुलेशन का पार्ट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो अनसर्टन कैश फ्लोज हैं, बोलो ये कौन से कैश फ्लोज हैं? क्या ये सर्टन है या अनसर्टन है? अनसर्टन है सर। सिर्फ आज वाला कैश फ्लो सर्टन है, आज का कैश फ्लो मुझे पता है कि मुझे कितने पैसे लगाने हैं प्रोजेक्ट में, ये तो सर्टन है, आज पता है। लेकिन फ्यूचर तो मुझे नहीं पता ना, फ्यूचर तो अनसर्टन होता है। इसलिए इस अनसर्टन कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए हमने क्या किया, जो जो रेट लिया वही रिस्क एडजस्ट करके ले लिया, उस रेट में ही रिस्क को एडजस्ट कर लिया। तो आरएडीआर इसलिए काम आता है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई? यानी अब अगर मैं इन्हें डिस्काउंट करूंगा आरएडीआर की मदद से, तो जो मेरे पास पीवीसीआई आएगी वो रिस्क एडजस्टेड आएगी। यानी मेरी जो एनपीवी भी आएगी, जो पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करके, ये पीवीसीओ है ना बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इन दोनों को नेट करके जो एनपीवी आएगी वो भी रिस्क एडजस्टेड आएगी। यानी उसमें रिस्क ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, यानी उसके अंदर रिस्क यानी जोखिम ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, ये मतलब है। तो यानी सर ये तो बड़ा ही आसान है फिर। सर ये मेथड तो बहुत ही आसान है, इस मेथड में तो कुछ करना ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें कैश फ्लो से छेड़छाड़ करनी ही नहीं, कैश फ्लो से छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से छेड़छाड़ करनी है। डिस्काउंटिंग फैक्टर रिस्क फ्री वाला नहीं लेना। रिस्क फ्री वाला एक तरीके से गलत है, क्योंकि ये जो फैक्टर, ये जो कैश फ्लोज हैं, ये रिस्की हैं। अब आप इन्हें रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इसलिए आप इसे रिस्क प्रीमियम इंक्लूड करके आरएडीआर के रेट से, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, नाम बड़ा क्लियर है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, मतलब डिस्काउंट रेट जिसके अंदर रिस्क को भी एडजस्ट कर दिया है, जिसमें रिस्क के फैक्टर को भी इंक्लूड कर दिया है, रिस्क के फैक्टर यानी रिस्क प्रीमियम को भी हमने इंक्लूड कर दिया है, इसलिए इसका नाम आरएडीआर है। इससे डिस्काउंटिंग करो, सिंपल, फुल स्टॉप। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक कंसेप्ट। इसका एक और तरीका है। एक और तरीका ये है दोस्तों कि कई लोग कहते हैं कि ना अब ये भी हमें नहीं पता होता कि भैया डिस्काउंटिंग रेट क्या है। तो अगर मानो कि ये प्रोजेक्ट कहता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जो भी कैश फ्लो आएगा, मान लो कैश CF81, CF82, CF83, मान लेते हैं हमें पता है कि हर साल इतना इतना कैश फ्लो आएगा, इस प्रोजेक्ट में हर साल इतना इतना कैश फ्लो आएगा और जीरो पीरियड पे 100 लाख हमारे लगेंगे। ये तो हमें पता है कि पीवीसीओ है, आउटफ्लो है, ये तो सर्टन है, आज की डेट पे पीवीसीओ 100 लाख का जाना है, ठीक है। अब हम क्या करें? एक तरीका तो मैंने कहा कि इसकी डिस्काउंटिंग ही आरएडीआर से कर दो। दूसरा तरीका है कि डिस्काउंटिंग तो रिस्क फ्री रेट से ही करो, लेकिन इन कैश फ्लोज को रिस्क एडजस्ट कर दो, इन कैश फ्लो में ही रिस्क एडजस्ट कर दो। सर कैसे करूं? उसके लिए वो आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का कोफिशिएंट देगा। यानी कोई, अब कैसे आता है वो हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, वो कैलकुलेट करना हमारा हिस्सा नहीं है, तो मैं उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहूँगा। आप आगे जाके फर्दर फाइनेंस की जब एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो आप उसके बारे में ज़रूर डिस्कशंस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, बट अभी वो हमारे चर्चे का पार्ट नहीं है, तो उसे हटा देते हैं। हमें कुछ दिव्य नंबर्स दिए होंगे, कोई भगवान जी ने नंबर लिख के दिए होंगे, उन्हें बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। तो यानी आप इसे CE1 से मल्टीप्लाई करोगे, CE2 से मल्टीप्लाई करोगे, CE3 से मल्टीप्लाई करोगे, CE4 से मल्टीप्लाई करोगे, CE5 से। ये क्या है? ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, प्रोबेबिलिटी है, क्या है, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैश फ्लो को आप एक नंबर से इंटू करोगे जो कि सर्टेनिटी को बता रहा है,
जो उस इवेंट के होने के चांसेस बता रहा है कि ये इतना होगा, 80% चांस है कि ये हो जाएगा, तो यानी इस कैश फ्लो को 0.8 से इंटू कर दो। इसके होने के 70% चांस हैं, तो इसे 0.7 से इंटू कर दो। उन्हें बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर बोल दो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट बोल दो, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो कैश फ्लो आंसर आएंगे हमारे, ये जो कैश फ्लो आएंगे, ये सर्टन कैश फ्लोज आएंगे, सर्टन कैश फ्लो 1, सर्टन कैश फ्लो 1 2। अच्छा, यानी अब आप पता है क्या कर रहे हो सर, पहले आपने कैश फ्लोज को नहीं छेड़ा था, कैश फ्लो को रिस्की रहने दिया, बट डिस्काउंट रेट में रिस्क एडजस्ट कर दिया, डिस्काउंट रेट के अंदर रिस्क को एडजस्ट कर दिया। लेकिन अब क्या कर रहे हो, अब आप कैश फ्लोज को सर्टेनिटी के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो कि कितना होने का चांस है कि ये हो जाएगा। वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो हम सर्टेनिटी के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सर्टेनिटी, अब हम जो कैश फ्लो निकाल रहे हैं वो सर्टन वाला निकाल रहे हैं। अब इन्हें डिस्काउंट करेंगे, अब इन सबको डिस्काउंट करेंगे, अब इन्हें रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करेंगे, तो जो पीवीसीआई आएगी उस पीवीसीआई को और पीवीसीओ को नेट करके एनपीवी निकलेगी। अच्छा सर, सर यानी एक तरीके से सच कहें तो एक ही बात है, बट कहने के तरीके दो हैं, मतलब दो मेथड्स हैं बेसिकली, मतलब कान सीधा पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो भाई, सीधी सी बात है। आपको या तो कैश फ्लोज में रिस्क एडजस्ट मत करो, कैश फ्लो में रिस्क एडजस्ट मत करो, सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर में रिस्क एडजस्ट कर दो, या फिर डिस्काउंट फैक्टर में रिस्क एडजस्ट मत करो, उसे रिस्क फ्री रहने दो, लेकिन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके कैश फ्लो को रिस्क फ्री बना दो, कैश फ्लो को रिस्क फ्री बना दो, रिस्क एडजस्ट करके बना दो। अच्छा, यानी सर आप इन शॉर्ट आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि भैया दोनों में से किसी एक जगह तो रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर दोनों जगह नहीं कर सकते, नहीं, दोनों जगह कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, फिर तो आपने रिस्क को डबल ट्रीट कर दिया। आपने कैश फ्लोज भी सर्टन बना दिए और उसका फैक्टर भी आरएडीआर ले लिया डिस्काउंटिंग, तो गलत हो गया, तब तो आपने डबल रिस्क ले लिया, उतना रिस्क भी नहीं लेना। रिस्क दोनों में से किसी एक जगह ट्रीट करना है, या तो कैश फ्लोज को सर्टन बनाओ या फिर डिस्काउंट फैक्टर को रिस्क एडजस्ट करके लाओ, या फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर में रिस्क एडजस्ट करके लाओ। तो ये दो मेथड अभी इकट्ठे पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देखिए, आरएडीआर किसे कहते हैं, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। इसका मतलब जैसे हमने आज पैसा लगाया, हमें फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज मिल रहा होगा उन सबको, हमारे को अनसर्टेनिटी है उन फ्यूचर के कैश फ्लोज को लेके, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक हायर डिस्काउंट रेट यूज करते हैं, बढ़ा देते हैं डिस्काउंट रेट को। मानो रिस्क फ्री रेट था 7% और उसमें रिस्क प्रीमियम ऐड कर दिया हमने 10% का, तो यानी अब हम 17% से डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग 7% से नहीं करेंगे, 17% से करेंगे। और ये आरएडीआर क्या होता है, ये आरएडीआर रिस्क प्रीमियम होता है। ये कैसे आता है, रिस्क फ्री फैक्टर प्लस रिस्क इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू केओ रिक्वायर्ड बाय द फर्म माइनस आरएफ। तो देखो और एक बात समझ लो, आरएडीआर कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता, यूजुअली प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। यूजुअली हर प्रोजेक्ट का आरएडीआर अलग निकलता है। कोई प्रोजेक्ट एग्जांपल लो, जैसे मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, इस पे भी रिस्क तो है, लेकिन मैं बरसों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कितने दिन में क्लास स्टार्ट होगी, कब क्लास खत्म होगी, कितने आवर्स होंगे, अंदाजा है, तो कम रिस्क है। लेकिन मानो मैंने कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, कोई और काम, मानो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, अब मुझे उसका अंदाजा तो है नहीं, तो उसमें मुझे रिस्क है कि भैया उसमें रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें यानी एक ही कंपनी का, एक ही बिजनेस के अलग अलग प्रोजेक्ट में रिस्क अलग अलग हो सकते हैं, एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग रिस्क हो सकता है, इसलिए आरएडीआर भी अलग अलग हो सकता है। जो काम आप बरसों से कर रहे हो उसमें आरएडीआर कम यूज करोगे आप, और जिस प्रोजेक्ट को आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आप आरएडीआर हायर वाला यूज करोगे क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आरएडीआर। फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि आप अनसर्टन कैश फ्लोज को, जो आपके कैश फ्लोज है, आप उन्हें सर्टेनिटी कोफिशिएंट से इंटू कर दो और सर्टन कैश फ्लोज बना दो, और फिर उसकी डिस्काउंटिंग करो, फिर इन सर्टन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करो, लेकिन किससे, अब उसकी डिस्काउंटिंग आरएफ से करो, आरएडीआर से मत करो। यानी अगर आपने कैश फ्लोज में सर्टेनिटी के फैक्टर को छिड़क दिया, उसके ऊपर सर्टेनिटी के फैक्टर को मिला दिया, तो जो कैश फ्लो है वो सर्टन वाले बन गए। अब आपके पास कैश फ्लोज कौन से वाले बन गए, सर्टन वाले। अब तो कैश फ्लो अनसर्टन नहीं है। क्या आपकी कैश फ्लो अनसर्टन है, नहीं, अब तो आपके पास जो कैश फ्लोज है वो सर्टन है। क्या ये बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा, अगर आपके कैश फ्लो सर्टन है तो इसका मतलब यह है कि आप रिस्क फ्री फैक्टर से इसकी डिस्काउंटिंग करोगे, आरएडीआर से डिस्काउंटिंग नहीं करोगे, आरएडीआर से डिस्काउंटिंग नहीं करोगे, रिस्क फ्री फैक्टर से ही करोगे। समझ गए आप, परफेक्ट। इन दोनों में क्या अंतर है जल्दी बताओ, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में क्या अंतर है। आप ये कहोगे सर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में हम डिस्काउंटिंग करते हैं रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम को मिलाने के बाद, लेकिन कैश फ्लोज को छेड़ते नहीं है, खाली डिस्काउंट रेट को छेड़ते हैं। इधर हम कैश फ्लोज में ही
जो अनसर्टेन कैश फ्लोज होते हैं उन्हीं को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से इनटू करके उन्हें सर्टेन कैश फ्लो बना देते हैं, पर यहाँ आरएफ को यूज करते हैं। यहाँ पे वी यूज आरएफ एज डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन ध्यान रखिएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर में किसे यूज करते हैं, आरएफ को यूज करते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ आ गई ये बात भी आपको, गुड। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है सर, देखो बेटा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब वैसे ये और भी कई चैप्टर्स में कवर होता है ये टॉपिक। तो देखो अगर क्वेश्चन रियल टर्म्स में है, सारी वैल्यूज रियल दी हुई हैं, रियल मतलब उनमें अभी तक महंगाई को ऐड नहीं किया है, यानी रियल कैश फ्लो उन्हें बोलते हैं जिनमें अभी तक इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को ऐड नहीं किया हुआ है, उन्हें बोलते हैं रियल। और नॉमिनल उन्हें बोलते हैं जिनमें महंगाई ऐड हो चुकी होती है, जिनमें महंगाई ऐड हो चुकी होती है, जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऐड हो चुका होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, रियल वैल्यूज में अगर आप 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इंटू करो, अगर आप रियल वैल्यूज में 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इंटू करो तो नॉमिनल वैल्यू बनती है, तो नॉमिनल वैल्यू बनती है। मैं दोबारा कहता हूं, रियल वैल्यू में अगर आप 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से इंटू करो तो नॉमिनल वैल्यू बनती है। ठीक है, यानी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बताऊं तो दो तरीके की अप्रोच होंगी। या तो पूरा क्वेश्चन, देखो मेरी बात को समझो, अगर पूरे क्वेश्चन में रियल कैश फ्लोज है तो डिस्काउंट रेट भी रियल वाला लो, तो डिस्काउंटिंग रेट भी रियल वाला लो, पूरा क्वेश्चन रियल 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 में सॉल्व करो, फिर कुछ भी नॉमिनल नहीं होना चाहिए। और अगर नॉमिनल चल रहा है, सारे कैश फ्लोज नॉमिनल है, तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होना चाहिए, डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होना चाहिए, मतलब सब में ही इन्फ्लेशन एडेड हो। यानी ऐसे समझो, या तो पूरा क्वेश्चन रियल में करो, कैश फ्लो भी रियल, डिस्काउंट रेट भी रियल, या फिर पूरा क्वेश्चन नॉमिनल में करो, कैश फ्लो भी नॉमिनल, डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल, सब कुछ नॉमिनल। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे सर रियल को नॉमिनल या नॉमिनल को रियल कैसे बनाते हैं? ठीक है, अगर कैश फ्लोज हैं, जो पैसा है, पैसा उसे नॉमिनल में बनाना है तो 1 प्लस इन्फ्लेशन से इंटू कर दो, जितने भी ईयर की इन्फ्लेशन, ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल, जितने की भी इन्फ्लेशन ऐड करनी है उतने ईयर के लिए 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट रेज टू पावर 1 2 3 जितना भी लेना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो नॉमिनल कैश फ्लो बन जाएगा। मतलब आज के कैश फ्लो से अगर 2 साल बाद का कैश फ्लो निकालना है तो डबल इन्फ्लेशन ऐड कर दो, पावर 2। 3 साल बाद का कैश फ्लो निकालना है तो पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो ये बनेगा नॉमिनल, यानी कैश फ्लो में 1 प्लस आई से इंटू कर देते हैं, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। लेकिन अगर रेट को कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, अमाउंट को कन्वर्ट करने के लिए सीधा 1 प्लस आई से इंटू कर दो, लेकिन अगर रेट को कन्वर्ट करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि रियल डिस्काउंट रेट है मान लो 7%, तो आप इसे डायरेक्टली 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से इंटू कर दो, नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। रेट को डायरेक्टली 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से इंटू नहीं करते, 1 प्लस रेट को इन्फ्लेशन रेट से इंटू करते हैं। इस तरीके से निकालना है, क्या कहा मैंने, 1 प्लस इन्फ्लेशन, 1 प्लस रियल डिस्काउंटिंग रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट आएगा। इस तरीके को आपने फॉलो करना है, समझ गए आप मेरी बात? यानी इस मेथड को फॉलो करते हैं जब रेट्स को इन्फ्लेट करते हैं, मतलब अगर मेरे पास रियल रेट है नॉमिनल निकालना है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, नॉमिनल है रियल निकालना है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर अमाउंट को इन्फ्लेशन करनी है तो सिर्फ 1 प्लस आई से इंटू कर दो। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बातें, मुझे लगता है कि ये सब तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए, डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, ये सब आपको ऑलरेडी आता है ना। आइए अगले मेथड पे आते हैं। अगला मेथड है सिनेरियो एनालिसिस। मैं अभी ना क्वेश्चन भी कराऊंगा और फिर क्वेश्चन के साथ इन सारे टॉपिक्स को जोड़कर भी दिखाऊंगा कि देखो इसका ये क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तब लिख भी लेंगे। अभी पहले समझो सिनेरियो का मतलब क्या होता है, कि कभी कभी एक बिजनेस में मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा या बहुत बुरा या मीडियम, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें एनपीवी निकालनी होती है अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग केस के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से, कि अगर सबसे अच्छा हुआ तो क्या होगा, अगर सबसे बुरा हो गया तो क्या होगा। मतलब इस तरीके से हमें इन्फ्लेशन पता लगानी पड़ती है कि भैया इन्फ्लेशन का कितना कितना कैसा कैसा, तब सॉरी इन्फ्लेशन नहीं कहना चाहिए मुझे, चार्जिंग पोर्ट लगा रहा था इस बीच में। हमें ये देखना चाहिए कि अलग अलग सिचुएशंस का क्या इंपैक्ट होता है कैश फ्लोज पे, एनपीवी पे। ठीक है ना, तो देखो अगर बेस्ट केस है, अगर वो बोले मुझे एक क्वेश्चन दे दे और बोले इसमें से बेस्ट वाली एनपीवी निकालो, बेस्ट सिनेरियो, तो बेस्ट कब होता है, बेस्ट होता है जब सेल भी सबसे ज़्यादा हो, सेल प्राइस भी सबसे ज़्यादा हो, कॉस्ट सबसे कम हो, तब उसे बोलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट क्या होगा, सब कुछ बुरा, सेल भी कम वाली लो, जो जैसे मानो 3 लेवल ऑफ सेल है तो सबसे कम वाली सेल लो, सबसे कम वाला सेल प्राइस लो, और सबसे ज़्यादा वाली कॉस्ट लो, सबसे ज़्यादा वाली कॉस्ट, तब जाके वर्स्ट सिनेरियो आएगा। ठीक है ना, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द बेस्ट और द वर्स्ट केस। अब जैसे एग्जांपल लो, ये एक क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन में कहा गया कि वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है 0.1, बेस्ट केस की प्रोबेबिलिटी है 0.3, मीडियम केस की प्रोबेबिलिटी है 0.6।
हर ईयर प्रोबेबिलिटी जो है वर्स्ट होने की इतनी है कि बुरा हो जाएगा हमारे साथ, इस साल हमारा बिजनेस बुरा चलेगा, इसकी चांसेस 0.1 है, मीडियम चलेगा इसके 0.6 है, और बेस्ट चलेगा इसके चांसेस 0.3 है। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? आपने कहा हाँ जी सर, मुझे ये बातचीत समझ आ गई। सर ये बातचीत अपन को समझ आ गई है सर, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वर्स्ट है, बेस्ट है, मीडियम है, अगर कैश फ्लोज वो कह दे कि भैया कैश फ्लो जो है वो परफेक्टली डिपेंडेंट है, अगर तो क्वेश्चन में लिखा हो, मैं एक पढ़ा कह रहा हूँ, पहले ये सिनेरियो बताऊँ। मान लो कि आप ना कोई आईसीआई की किताब पढ़ रहे हो, अब 5 साल का क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में वो प्रोबेबिलिटी लेते हुए ऐसा करेगा कि भैया वो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 5 बार मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बारी 0.1 लेके सॉल्व कर देगा 5 साल का क्वेश्चन। अब आप बड़े कंफ्यूज हो गए कि भैया कब ये 5 बार मल्टीप्लाई कर देता है, कभी एक ही बारी करता है, हम क्या करें? अब हमारे दिमाग में तो ये बात चलेगी ना कि हम क्या करें? हम इसे 0.1 0.1 0.1 0.1 5 बार लें या एक ही बार लें, हम क्या करें भैया? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कब ऐसा करना होता है क्वेश्चन को अंदर प्रोबेबिलिटी को, कब ऐसा करना होता है। देखो मेरी बात को समझो, अगर तो पाँचों साल परफेक्टली कोरिलेटेड है, 5 साल का क्वेश्चन है और पाँचों साल परफेक्टली कोरिलेटेड है। परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब है कि जो 1 साल हो गया डिसाइड, वही 5 साल लगेगा। मतलब मानो अगर 1 साल आपका बिज़नेस बुरा चला, तो अब पाँचों साल बुरा ही चलेगा। आगे चेंज नहीं होगी सिचुएशन, हर साल की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर साल अपने आप सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो कैश फ्लोज़ है वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो उस केस में हम सिर्फ एक ही बार प्रोबेबिलिटी लेंगे बुरे की, बार-बार प्रोबेबिलिटी वो बुरा नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मतलब एक बार बुरा हुआ तो हर साल बुरा ही होगा। पर अगर मान लो लिखा है कि कैश फ्लोज़ आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है हर साल कैश फ्लो अपने आप से अलग है। अब पिछले साल बुरा हुआ था, हो सकता है इस साल बिज़नेस अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि पिछले साल बुरा हुआ तो पाँचों साल बुरा ही होगा। अगर कैश फ्लो इंडिपेंडेंट है, तो हर साल का कैश फ्लो अलग हो सकता है। तो बुरा होने का, वर्स्ट केस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वर्स्ट तब होगा जब पाँचों साल बुरा हो। उधर प्रोबेबिलिटी ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वरना आइए पढ़िए मेरे साथ-साथ, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको कि बुरा होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, मीडियम होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, बेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। मानो कि अगर कैश फ्लो आपस में डिपेंडेंट हैं, परफेक्टली डिपेंडेंट हैं, परफेक्टली कोरिलेटेड हैं, परफेक्टली रिलेटेड हैं, ऐसा कोई भी वर्ड दे दे, इन चारों में से कोई भी वर्ड लिख दे क्वेश्चन में। इट मीन्स कि जो भी कैश फ्लो एक बार आएगा, वही कैश फ्लो हर बार पाँचों साल तक आएगा। तो इसमें वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पहले साल वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है, वही पाँचों साल वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है। तो पाँचों साल अगर फर्स्ट ईयर वर्स्ट हुआ, तो हर ईयर वर्स्ट ही होगा, फिर आगे प्रोबेबिलिटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब वर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी 10% है। पर अगर कैश फ्लोज़ इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब हर साल का कैश फ्लो सेपरेट है, हर साल का कैश फ्लो अपने आप में अलग है, इंडिपेंडेंट है, वखरा है, अपने आप में डिफरेंट है। तो इसका मतलब हर साल बुरा होगा, तब जाके असली में बुरा होगा। वर्स्ट तब होगा जब हर साल ही बुरा हो, हर साल ही वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी लो, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, वो वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी होगी। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एब्सोल्यूटली क्लियर। आइए फिर एक टॉपिक है डिसीजन ट्री का। ये ना मैं क्वेश्चंस के थ्रू बेटर समझा पाऊंगा, इसमें नोट्स में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए क्वेश्चन की वेट करते हैं। फिर एक है सेंसिटिविटी एनालिसिस। देखिए सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब है छुई मुई का पेड़। मैं कई बार ऐसे समझाता हूँ, सेंसिटिविटी मीन्स छुई मुई का पेड़, यानी जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मानो कि हमारी कंपनी का एनपीवी है, लेटेस्ट से प्रोजेक्ट का एनपीवी है 20 लाख रुपए, ठीक है। अब लेकिन इस एनपीवी को इफेक्ट कौन कौन कर रहा है? इस एनपीवी को इफेक्ट कर रहा है सेल वॉल्यूम, क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितना सामान बिकता है। सेल प्राइस भी इम्पैक्ट कर रहा है। मानो कि इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एनपीवी की कैलकुलेशन पे, वेरिएबल कॉस्ट का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान लो 4 फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे फैक्टर तो और भी होंगे, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, इनिशियल इनफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो, बहुत कुछ होगा, है ना, वर्किंग कैपिटल सब होगा। बट मैं हर एक फैक्टर को ना लेके 4 फैक्टर ले रहा हूँ। मानो कि एनपीवी डिपेंडेंट है 4 फैक्टर्स पे। एनपीवी किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? एनपीवी सिर्फ इन्हीं 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखना चाहते हैं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में कि एनपीवी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके बदलाव से पड़ेगा। मतलब आप ये बात समझो, अगर मानो सेल वॉल्यूम 10% कम हो गई, तो उससे एनपीवी पे कितना प्रभाव पड़ेगा? अगर सेल प्राइस 10% कम हो गई,
तो उससे एनपीवी पे कितना प्रभाव पड़ेगा, हम ये जानना चाहते हैं कि एनपीवी सेंसिटिव तो है, एनपीवी मूव तो करेगी, चेंज तो करेगी, पर किससे ज्यादा मूव करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है बट सिर्फ सेंसिटिविटी वर्ड समझाने के लिए। मानो ये आप हो, ठीक है, और आपके 4 दोस्त हैं। अब आपके चारों दोस्त कुछ बुरा करें तो आपको बुरा तो लगेगा, सही है, सेंसिटिव हो आप, सेंसिटिव इंसान हो, आपको बुरा लगेगा। पर चारों दोस्तों में से कौन सा दोस्त ऐसा है जिसके कुछ गलत काम करने से, जिसके कुछ गलत बोलने से आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप सबसे ज़्यादा सैड हो जाते हो किसी के बुरा करने से या कहने से? मतलब कौन ऐसा है? तो वो यानी आप उस फैक्टर को लेकर या उस फ्रेंड को लेकर आप मोस्ट सेंसिटिव हो, यानी आप उस फ्रेंड फ्रेंड से ज़्यादा अटैच्ड हो या उस फ्रेंड पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ऐसा कह सकते हो। इसी तरीके से कौन-सा फैक्टर है इन चारों में से जिस पे एनपीवी सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है? मतलब इमेजिन करो, अगर मैं कहूँ कि इन चारों फैक्टर्स को एडवर्स चेंज करो 10%। मानो मैं 4 अलग-अलग केस बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट केस है। इंडिपेंडेंट मतलब जब एक केस होगा तो दूसरा नहीं होगा उस वक़्त, ठीक है ना? अगर सेल क्वांटिटी 10% फॉल करती है, अगर सेल प्राइस 10% फॉल करता है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ती है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ती है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो एडवर्स चेंज होगा। मैं ये एडवर्स चेंजेस ले रहा हूँ, हमेशा ना इन क्वेश्चनों में एडवर्स ही चेंज पढ़ते हैं, क्योंकि हम बुरे के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हम अपने देखो, हमारा ये चैप्टर है रिस्क एडजस्टमेंट करना, बुरे को एडजस्ट करना। तो हम डर रहे हैं कि अगर कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा, एनपीवी पे कितना प्रभाव आएगा। अच्छे का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहे, बुरे का इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो देखिए, अगर सेल वॉल्यूम 10% कम हो गया, मानो क्वांटिटी 10% कम हो गई, तो हो लेट अस से कि एनपीवी 20% फॉल हो जाएगा। अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ये, अगर सेल प्राइस 10% कम हुआ तो मानो कि एनपीवी 18% फॉल हो जाएगा। मानो अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ गई तो इमेजिन करो कि ये 27% कम हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो एनपीवी घटेगा ना। और अगर फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ गई तो मानो वो 4% घट जाएगा। यानी आप मुझे बताओ कि जो एनपीवी है, वो सभी ये सब फैक्टर 10-10% एडवर्स चेंज हुए थे। ये सभी फैक्टर 10-10% एडवर्स चेंज हुए थे, है ना? तो एनपीवी किसके लिए सबसे ज़्यादा रो रहा है? किसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है? तो आप ये कहोगे कि एनपीवी वेरिएबल कॉस्ट से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के 10% एडवर्स होने से, 10% बढ़ने से, 10% चेंज होने से एनपीवी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, एनपीवी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यानी आप मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? यानी एनपीवी पे सबसे बुरा प्रभाव कब पड़ा? सबसे ज़्यादा प्रभाव कब पड़ा? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनपीवी पे सबसे बुरा प्रभाव तब पड़ा, एनपीवी पे सबसे बुरा प्रभाव तब पड़ा जब एनपीवी, आप ये कहिएगा कि 27% तब कम हुई जब वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया। यानी आप ये कहो कि एनपीवी का इन सब में से सबसे ज़्यादा सच्चा दोस्त कौन है? वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट बुरा कर रहा है तो एनपीवी सबसे ज़्यादा रो रहा है। यानी एनपीवी सबसे, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि आप गली में 4 बच्चे हैं, आपकी गली में 4 बच्चे रहते हैं, चारों को एक-एक चाँटा मारो बराबर ताकत से, 10-10% वाला चाँटा मारो सबको। तो एक बच्चा होगा सबसे ज़्यादा रोएगा, वो सबसे सेंसिटिव है। जो बाकी कम रो रहे हैं, रो तो सब रहे हैं क्योंकि आपने चाँटा मारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रो रहा है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यानी एनपीवी किसकी वजह से सबसे ज़्यादा रोता है? वो सबसे सेंसिटिव फैक्टर है। ये निकालना होता है हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस में। क्या मेरी बात समझे आप मैंने क्या कहा? तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब है हम ये जानना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, कि एनपीवी बहुत सारे फैक्टर से इफ़ेक्ट होता है। एनपीवी बहुत सारे फैक्टर से इफ़ेक्ट होता है। बट किस फैक्टर से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो जानना चाहते हैं हम एनपीवी में। ठीक है ना? ताकि मैनेजर सबसे ज़्यादा ध्यान उस फैक्टर का रखे। यानी अगर आप इस कंपनी के मैनेजर हो, इस बिज़नेस के मैनेजर हो, तो आप वेरिएबल कॉस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे कि वेरिएबल कॉस्ट ना बढ़े, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से एनपीवी पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ जाने से एनपीवी पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? बोलिए बच्चे, क्या ये बातें आपको क्लियर है मैंने क्या कहा? एब्सोल्यूटली क्लियर? शाबाश! आइए जी सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। वी वांट टू नो व्हिच फैक्टर हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन एनपीवी। एनपीवी पे सबसे बुरा इम्पैक्ट किसका है? एनपीवी इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू व्हिच फैक्टर? तो इसे 2 तरीके से पढ़ते हैं। कैसे? एक तो तरीका ये है कि हम सभी फैक्टरों में 10-10% एडवर्स चेंज ले लें। मान लो 10 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, बट एडवर्स लेना, याद रखना कौन सा चेंज लेना? एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या है? सेल प्राइस, सेल क्वांटिटी कम हो तो वो एडवर्स होता है। कॉस्ट बढ़ जाए तो वो एडवर्स होता है।
तो यानी सभी फैक्टर्स पे 10% एडवर्स चेंज ले लो और देखो कि एनपीवी का चेंज सबसे ज़्यादा कब आ रहा है, मतलब न्यू एनपीवी माइनस ओल्ड एनपीवी अपॉन ओल्ड एनपीवी करके एनपीवी का चेंज निकाल लो, तो ये एनपीवी का चेंज आ जाएगा। तो जिसमें एनपीवी सबसे ज़्यादा चेंज हो रही है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर है, ठीक है। ये तो एक तरीका है दिखाने का। एक तरीका उल्टा है कि आप ये मान लो कि इन फैक्टर्स को कितना चेंज करूं कि एनपीवी 0 हो जाए, कि एनपीवी 100% फॉल हो जाए। एक और तरीका है कि हम इसे भी मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा कि इन फैक्टर्स में कितना चेंज करें कि एनपीवी 100% फॉल होकर 0 बन जाए। यानी ये भी एक तरीका है। अब आईसीआई ने दोनों तरीके से सॉल्व कर रखे हैं अपने क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन इससे कर रखा है, कोई इससे, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि फैक्टर में कितना जैसे सेल प्राइस कितना कम हो कि एनपीवी 0 बन जाए, सेल क्वांटिटी कितनी कम हो कि एनपीवी 0 बन जाए, ऐसे ही फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बढ़े कि एनपीवी 0 बन जाए। ये पढ़ेंगे हम सेकंड मेथड में, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर समझ आएंगे। आई होप थोड़ी बात तो समझ आ गई। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब हम छुई मुई पने को नाप रहे हैं, हम ये नाप रहे हैं कि किसी फैक्टर का कितना इंपैक्ट है एनपीवी के ऊपर, ठीक है ना। फिर ये रिप्लेसमेंट डिसीजन वगैरह हैं, ये सब जनरल नोट्स हैं, ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन खाली आउटफ्लो वाला है तो हम दिखाते हैं हमने मशीन कितने की खरीदी, हमारा एनुअल खर्चा कितना हो रहा है, उसे नेट ऑफ टैक्स करके दिखाते हैं और माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे इसे माइनस किया गया है टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन को, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन इसे माइनस किया गया है, ठीक है जी। तो इससे पीवीसीओ आ जाएगा आपके पास, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, पीवीसीओ आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कोई डाउट नहीं, परफेक्ट। आगे देखिए, अगर हमारे पास अनइक्वल लाइफ के प्रोजेक्ट होते हैं, मान लो एक प्रोजेक्ट है 5 साल का, एक प्रोजेक्ट है 8 साल का, तो इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इनकी जो भी एनपीवी आएगी उसे पूरी लाइफ की एनपीवी जो पीवी फैक्टर है उसके समेशन से डिवाइड करेंगे। मतलब जो 5 साल का पीवी फैक्टर है, जो 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें 5 साल के पीवी फैक्टर ऐड करो, 1 2 3 4 5 5 साल के पीवी फैक्टर को ऐड करो, उससे डिवाइड कर दो, तो ये इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी आ जाएगी। ऐसे ही जो 8 साल का प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी को 8 साल के पी 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स तक के पी फैक्टर लो, ऐड करो, उसे क्यूमुलेटिव बनाओ, क्यूमुलेटिव उससे डिवाइड कर दो। तो यानी सिर्फ 8वें से नहीं करना, 1 से 8 तक के पी फैक्टर ऐड करने हैं, उसके टोटल से डिवाइड करना है। उसके टोटल से जब आप डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी आएगा। फिर जो ज़्यादा होगा, मतलब अब हम एनपीवी को देखकर डिसीजन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एनपीवी इक्वल लाइफ का नहीं है, एक प्रोजेक्ट 5 साल का, एक प्रोजेक्ट 8 साल का है, तो कंपेयर नहीं हो सकते। तो पहले उन दोनों को एनुअल पे कन्वर्ट करो, एनुअल पे, और फिर डिसीजन लो कि कौन बेटर है। जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा, वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? ये सब आपके इंटरमीडिएट के कंसेप्ट हैं, ये भी इंटरमीडिएट का कंसेप्ट है, ये भी इंटरमीडिएट का कंसेप्ट है, ये सब आप इंटरमीडिएट में पढ़ कर आए हो। तो आई होप ये बातें आपको याद हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। ये नोट्स में मैं बार बार बीच बीच में आता रहूँगा, बीच बीच में नोट्स रिवाइज कराता रहूँगा, चिंता मत करो। पर पहले मेरे साथ क्वेश्चंस पे आ जाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, पहले क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। स्काईलार्क एयरवेज का क्वेश्चन है। वो कहता है कि जी हमने एक्वायर करना है एक लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट को, हम फ्लाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख। तो ये हमें समझ आ गया कि हमारा शुरू में 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होगा, तो ये प्रोबेबली हमारे लिए पीवीसीओ होगा, ये हमारे लिए पीवीसीओ होगा, क्योंकि शुरू में हम 50 लाख लगाकर इस एयरलाइंस को खरीदेंगे, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी CFAT जो है अगले 3 साल का। अब ये क्वेश्चन कौन सा वाला हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम टाइप 1 पे चलें तो टाइप 1 में जब हमने कंसेप्ट 1 पढ़ा था, कंसेप्ट 2 पढ़ा था इनफैक्ट ये वाला, तो इसमें हमने पढ़ा था कि अलग-अलग आप हर एक ईयर के लिए पहले वेरिएंस निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। फिर जब मल्टी ईयर क्वेश्चन होता है तो पहले हर ईयर का अलग-अलग एनपीवी निकालो, हर ईयर का अलग-अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, जो भी निकालना है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर का स्क्वायर कर दो और फिर उन्हें ऐड करके अंडर रूट कर दो, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। याद है? अब यही हमें इस क्वेश्चन में करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ईयर 1 है, इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। ईयर 2 को एक अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। ईयर 3 को एक अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। आप तीनों ईयर्स को अलग-अलग सॉल्व करो। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ईयर 1 के कैश फ्लोज़ दिखाए, ईयर 1 के प्रोबेबिलिटी से उसे इनटू कर दिया, ठीक है? और फिर यानी XIPI निकाल लिया। ये मीन आ गया। अब मीन को सभी x में से माइनस किया और फिर स्क्वायर किया और फिर इनटू प्रोबेबिलिटी किया।
तो ये जो टोटल आएगा इसको हम वेरिएंस बोल सकते हैं, वेरिएंस फॉर ईयर 1, यानी ये वेरिएंस फॉर ईयर 1 आ गया, है ना? ऐसे ही ईयर 2 के लिए भी हमने वेरिएंस निकाल ली, ऐसे ही हमने ईयर 3 के लिए भी सॉल्व करके वेरिएंस निकाल ली। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यही मैंने आपको कहा था कि पहले आप हर ईयर को अलग-अलग ट्रीट करके वेरिएंस निकाल लो। तो हमने तीनों ईयर्स की अलग-अलग वेरिएंस निकाल ली। अब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, कंबाइन करना है इन तीनों को। तो कंबाइन कैसे करेंगे देखिए, कंबाइन करने का मतलब है कि हमने जैसे वेरिएंस तो निकाली, नंबर लाइन ये वाली देखिए। अब पॉसिबल डेविएशन इज एक्सपेक्टेड केस कैसे आई? तीनों की वेरिएंस को लिखा और डिस्काउंटिंग फैक्टर के स्क्वायर को किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर के स्क्वायर को किया, उससे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ये आ गई हमारी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आपको ये बात समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि पॉसिबल स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, वो हमने बता दी। एक बात उसने और पूछी थी, एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ दिस वेंचर, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद 6% आरएफ, 6% का रिस्क फ्री रेट है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% है। तो आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि आप इनिशियली इन्वेस्ट करोगे 50 लैक्स, तो ये पीवीसीओ हो गया। फिर 3 साल में आप कितने कितने पैसे कमाओगे, जो तीनों ईयर्स की मीन आई है। देखो फर्स्ट ईयर में जो एक्सपेक्टेड कमाई है वो इतनी है, सेकंड ईयर की एक्सपेक्टेड कमाई इतनी है, थर्ड ईयर की एक्सपेक्टेड कमाई इतनी है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की CF80 आ गई। अब इनको डिस्काउंट कर लो, इन्हें डिस्काउंट करने के बाद टोटल कर लो, टोटल करने के बाद जो आपके पास एनपीवी आएगा, कंबाइंड एनपीवी जो आपके पास आएगा, ये आपका आंसर है, फाइनल एनपीवी। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? यानी इन सब से आपने एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल ली, इन सब से आपने एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल ली, ये आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गया। ऐसे भी कह सकते हो कि हमने शुरू में 50 लाख लगाए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इतनी इतनी कमाई आई, इसकी डिस्काउंटिंग कर दी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, तो ये तीनों मिला के पीवीसीआई हो गई, ये पीवीसीओ हो गया, ये एनपीवी हो गई। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या मांगा? सेकंड पार्ट तो हमने बता दिया, हिलर्स मॉडल से करेंगे। सेकंड पार्ट किससे किया? हिलर्स मॉडल से। थर्ड पार्ट, हाउ वुड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वो तो फिर आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन पूछ रहा है कि कैसे हेल्प करता है, ये आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। आई होप कि हिलर मॉडल समझ आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या लगा, मतलब मैं यूं कहूँगा कि कंसेप्ट नंबर 1 एंड 2 काम आए इसमें। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट था, नहीं 2 और 3 लिखना चाहिए था मुझे, 2 एंड 3। इसमें कंसेप्ट नंबर 2 एंड कंसेप्ट नंबर 3 काम में आए क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कंपनी इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी भी पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है। अब देखो इन दोनों प्रोजेक्ट में एनपीवी ज़्यादा किसकी है? वाई की, लेकिन रिस्क भी वाई का ज़्यादा है। तो कहता है विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड ऑन दी अबव डेटा। अबव डेटा को देखकर आप मुझे बताओ कि आप किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे। देखो अगर प्योरली एनपीवी सोचो, सिर्फ कमाई सोचो, सिर्फ कमाई, तो प्रोजेक्ट वाई डिसाइड होना चाहिए। अगर सिर्फ रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो प्रोजेक्ट एक्स डिसाइड होना चाहिए क्योंकि उसका रिस्क कम है। बट अगर सीओवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो पहले इन दोनों प्रोजेक्ट की सीओवी निकालो। तो देखो हमने क्या किया, हमने दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी लिखी, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखी, फिर हमने दोनों की सीओवी निकाली। देखो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सोचेंगे तो एक्स को सिलेक्ट करो क्योंकि उसका रिस्क कम है, और अगर कमाई के बारे में सोचो तो वाई को सिलेक्ट करो क्योंकि उसकी कमाई ज़्यादा है, ठीक है। और वरना सीओवी निकालो दोनों प्रोजेक्ट की। तो दोनों प्रोजेक्ट की सीओवी निकली। अगर आप सीओवी को कंसीडर करते हो तो जिसकी सीओवी कम है वो अच्छा होता है। तो जिस प्रोजेक्ट की सीओवी कम है वो प्रोजेक्ट मोर सूटेबल है क्योंकि उसकी सीओवी कम है रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी सेकंड पार्ट में उसने पूछा सीओवी के हिसाब से बताओ, यानी फर्स्ट पार्ट में सीओवी के हिसाब से नहीं बताना। यानी फर्स्ट पार्ट में आप स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते थे, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से लिख देता। मैं अगर आपको मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आऊंगा। विच मेजर इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन, आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है मेथड? मेरे हिसाब से सीओवी ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है जी, क्योंकि सीओवी दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है। एनपीवी सीओवी का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, याद करो जब हम सीओवी कैलकुलेट करते हैं तो सीओवी में मैंने क्या कहा था कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो बेसिकली रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न देख रहे हो, इसलिए सीओवी इज कंसिडर्ड अ सुपीरियर मेथड। रिस्क को नापने के लिए सीओवी को बेटर मेथड माना जाता है, ठीक है जी।
हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लिया। थर्ड पे आइए। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है KLM लिमिटेड इज कंसिडरिंग टेकिंग अप वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट, दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला क्वेश्चन है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करोगे, दोनों को नहीं कर सकते। ठीक है जी। वो कहता है के है या प्रोजेक्ट एस है, ठीक है जी। बोथ द प्रोजेक्ट हैविंग द सेम लाइफ रिक्वायर इक्वल, देखो लाइफ भी सेम है, तो लाइफ भी सेम है, ये भी अच्छी बात है। दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ भी सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोजेक्ट बड़ा एक छोटा है, दोनों की लाइफ सेम है। और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल चाहिए, दोनों को 80 लाख रुपीज़ की ही इन्वेस्टमेंट चाहिए। बोथ आर एस्टिमेटेड टू हैव ऑलमोस्ट द सेम yield as the company is new to the business, the cash flow arising from the project cannot be estimated with certainty, यानी जो हमारे कैश फ्लो है वो सर्टन नहीं है इस क्वेश्चन में। An attempt was therefore made to use the probability to analyze the pattern of the cash flow from the other project during the first year of observation, मतलब हमने सारे प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी वगैरह निकाल के देखी, तो वो कहता है कि दिस पैटर्न इज लाइकली टू कंटिन्यू, यानी अगर हम प्रोजेक्ट के को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे कैश फ्लोज होंगे और ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम प्रोजेक्ट एस को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसके कैश फ्लोज होंगे और ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। वो कहता है कैलकुलेट करिए आप वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को दोनों प्रोजेक्ट के लिए, यानी आप इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन करिए। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अब आप दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक्स लिखिए, प्रोबेबिलिटी से इंटू करिए, एफ एक्स एक्स पी आ जाएगा, यानी मीन आ जाएगी टोटल करके। फिर इस मीन को सभी एक्स में से माइनस कर दीजिए, उसकी स्क्वायर कर दीजिए और इसे प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दीजिए, तो ये डेविएशन का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसको टोटल करिए तो ये वेरिएंस आ जाएगा, यानी अब आपके पास मीन आ चुका है, आपके पास वेरिएंस आ चुका है, वेरिएंस को अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करके आपके पास सीओवी आ चुका है। ऐसे ही आपने प्रोजेक्ट के को सॉल्व किया, ऐसे ही प्रोजेक्ट एस को भी सॉल्व करिए। अब वो कहता है इनके ये चीज़ें निकालो, निकाल ली, ये तो हमारा सीधा सीधा कंसेप्ट नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन किसका हो गया, सीधा कंसेप्ट नंबर 2 का क्वेश्चन हो गया सीधा सीधा। ठीक है जी। कंसेप्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 काम आया हमारे। विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट इज रिस्कियर, इन दोनों में से ज़्यादा रिस्की कौन सा है, ज़्यादा रिस्क किसका है। अगर आप खाली स्टैंडर्ड डेविएशन देखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ज़्यादा है, और सीओवी देखो तो सीओवी भी इसका ज़्यादा है, तो ये प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है। प्रोजेक्ट एस जो है वो ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है, सीओवी भी ज़्यादा है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है और सीओवी भी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये तो आसान था, क्वेश्चन नंबर 3 वाज प्रीटी ईजी, मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ दिखने में डरावना था, वैसे ये सिंपल कंसेप्ट 2 का क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। सीधा आपने एक्स को प्रोबेबिलिटी से इंटू किया, उनका टोटल किया, मीन निकाला, मीन को उठा के सभी एक्स में से माइनस किया, स्क्वायर किया, इंटू प्रोबेबिलिटी किया, टोटल करके स्टैंडर्ड डेविएशन आया, वेरिएंस आया, वेरिएंस को अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन आया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करके सीओवी आ गई। ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बेस्ट केस वर्स्ट केस वाला केस है, तो ये सिनेरियो एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया। सिनेरियो एनालिसिस हमारे लिए कंसेप्ट नंबर क्या था, शायद 8 था या 7 था, ऐसे ही कुछ था, है ना। देखें ज़रा, सिनेरियो एनालिसिस कंसेप्ट नंबर 7 था, कंसेप्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 उसके ऊपर बेस्ड है। तो देखिए ये कंसेप्ट नंबर 7 का क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। देखिए एक्स वाई लिमिटेड हैज़ अंडर इट्स कंसिडरेशन, मतलब उसने सोच रखा है कुछ करने का, एक प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। ठीक है जी, आप एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो और उस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। ठीक है, हम मान गए ये बात। 3 प्रोबेबल कैश इनफ्लो सिनेरियोज आर पॉसिबल। एनुअल कैश फ्लो इतना कम भी हो सकता है, इसके 10% चांस है, ज़्यादा मीडियम भी हो सकता है, इसके 70% चांसेस हैं, हाई भी हो सकता है, इसके 20% चांसेस हैं। ठीक है। द प्रोजेक्ट इज लाइफ इज 5 ईयर्स एंड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया। द एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट अंडर अंडर द 3 प्रोबेबिलिटी ऑल्टरनेटिव इज दिस, यानी ये जो कैश फ्लो हर साल आएगा 5 साल तक, लेकिन टर्मिनल वैल्यू भी है फिर, तो टर्मिनल वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, टर्मिनल वैल्यू 20,000 भी हो सकती है और टर्मिनल वैल्यू 30,000 भी हो सकती है, उनकी भी यही प्रॉबिलिटीज़ हैं, उनकी भी यही प्रॉबिलिटी है। ठीक है। वो कहता है फाइंड दी प्रोबेबल एनपीवी, वो कहता है प्रोबेबल एनपीवी निकालो, यानी एनपीवी कितनी आपको लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एनपीवी कितनी हो सकती है, और फिर बस वर्स्ट केस बेस्ट केस भी मांग रहा है। तो पहले तो प्रोबेबल एनपीवी निकालते हैं। देखो प्रोबेबल कैसे आएगी,
हमें तीनों साल का कैश फ्लोज पता है, उनकी प्रोबेबिलिटी पता है, टर्मिनल वैल्यू भी पता है। तो पहले हर ईयर की जो कैश फ्लोज हैं उन्हें प्रोबेबिलिटी से इंटू करो, तो उससे एवरेज कैश फ्लो आ जाएगा, प्रोबेबल कैश फ्लो आ जाएगा। यानी इसके होने के चांसेस 10%, इसके कमाने के चांसेस 0.7, इसके कमाने के चांसेस 0.2। तो इन सबको ऐड करके ये हमारे पास प्रोबेबल कैश फ्लो आ गया, और इसको इंटू 10%, इसको इंटू 70%, इसको इंटू 20% करके ये टर्मिनल वैल्यू आ गई, प्रोबेबल टर्मिनल वैल्यू आ गई। यानी हमारे पास प्रोबेबल कैश फ्लो भी आ गया और प्रोबेबल टर्मिनल वैल्यू भी आ गया। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी कैसे निकालोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, ठीक है जी, देखिए ज़रा ध्यान से। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी, तो इसका मतलब है आप आउटफ्लो में दिखाइए सीधा। आप आउटफ्लो में दिखाइए क्या? आप आउटफ्लो में दिखाइए कि ईयर 0 में पीवी फैक्टर होता है 1, ईयर 0 में पीवी फैक्टर होता है 1, अमाउंट होता है 1 लाख का। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है? प्रेजेंट वैल्यू होती है जी 1 लाख की नेगेटिव। ठीक है जी, ये बात भी हमें समझ आ गई। यानी ईयर 0 में जब प्रेजेंट वैल्यू 1 होता है तो हमने अमाउंट लगाया 1 लाख रुपए का। फिर हम हर साल कितने कमाएंगे? 31,000, 1 से 5 साल तक, 1 से 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर, हर साल हम 31,000 कमाएंगे। तो ये हमारी पीवीसीआई हो गई। और टर्मिनल वैल्यू भी मिलेगी फिफ्थ ईयर के एंड पे, वो मिलेगी 20,000 की, तो वो भी हमने दिखा दी। अब ये जो वैल्यूज़ हमने लिए हैं ये प्रोबेबल वैल्यूज़ दी हैं, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, जो प्रोबेबल वैल्यू आती है वो ली है। ठीक है ना? तो ये प्रोबेबल वैल्यू, इसलिए ये प्रोबेबल एनपीवी कहलाएगी। इसलिए जो एनपीवी कहलाएगी एक्सपेक्टेड एनपीवी या प्रोबेबल एनपीवी या मीन एनपीवी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस एनपीवी को निकालते हुए हमने जो ये वैल्यूज़ ली हैं ये मीन वाली वैल्यूज़ नहीं है, एवरेज वाली वैल्यूज़ नहीं है, एक्सपेक्टेड वाली वैल्यूज़ नहीं है, प्रोबेबल वाली वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए ये प्रोबेबल एनपीवी है। ठीक है। अब वो कहता है वर्स्ट एनपीवी बताओ और बेस्ट एन। देखो वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट होगा कि हर साल का कैश फ्लो सबसे कम होगा और टर्मिनल वैल्यू 0 होगी। और बेस्ट में क्या होगा? हर साल का कैश फ्लो हाईएस्ट होगा और टर्मिनल वैल्यू भी हाईएस्ट होगी, है ना? तो बेस्ट और वर्स्ट एनपीवी ऐसे निकलेगी। तो देखिए वर्स्ट केस एनपीवी कैसे निकल सकती है कि हमने शुरू में 1 लाख इन्वेस्ट किया, फिर हर साल हमें 20,000 मिले 5 साल तक, और टर्मिनल वैल्यू 0 मिली 5 साल के बाद, तो हमारी एनपीवी नेगेटिव आ गई। ये वर्स्ट एनपीवी है। और बेस्ट क्या हो सकती है? बेस्ट हो सकती है हर साल बेस्ट होगा। तो जब हर साल बेस्ट वाली पीवीसीआई मिली, मतलब कैश इन सीएफएटी मिला, और फिफ्थ ईयर के एंड पे भी हाईएस्ट वाला टर्मिनल वैल्यू मिला, सब कुछ हाईएस्ट मिला, सब कुछ, टर्मिनल वैल्यू भी हाईएस्ट, सीएफएटी भी हाईएस्ट, तो एनपीवी बेस्ट केस में ये है। तो देखो हमें बेस्ट केस एनपीवी भी पता है, हमें वर्स्ट केस एनपीवी भी पता है, और हमें प्रोबेबल एनपीवी भी पता है, तीनों पता है। और क्या पूछा उन्होंने? स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस होने के कितने चांसेस हैं इफ द कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। अगर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, याद करो मैंने आपको ना इसके बारे में डिस्कशन कराया था, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड, इसके बारे में मैंने 2 केस आपको पढ़ाए थे कि क्या क्या करते हैं। कौन से केस में लिखा था मैंने? लिखवाया तो था ज़रूर, केस ढूंढना पड़ेगा हमें, कौन सा था, ये रहा, सिनेरियो एनालिसिस के अंदर ही था कि देखिए केस ए केस बी, अगर तो सारे कैश फ्लो परफेक्टली रिलेटेड हैं, डिपेंडेंट हैं या कोरिलेटेड हैं, तो एक ही बार प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, और अगर सारे केस इंडिपेंडेंट है तो मल्टीपल बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में परफेक्टली कोरिलेटेड है तो सिर्फ एक ही बार प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। जैसे उसने बोला है वर्स्ट केस की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो सिर्फ एक ही बार प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, यानी वर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है 0.1 बस। ठीक है जी। अब इसी में एक फोर्थ पार्ट मैं बना रहा हूँ ज़बरदस्ती, मतलब वो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं फोर्थ पार्ट बना रहा हूँ कि स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस इफ कैश फ्लोज आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड। अगर वो कोरिलेटेड नहीं है तो क्या होगा? यानी अगर हर ईयर का कैश फ्लो इंडिपेंडेंट है, उसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, तो हर साल वर्स्ट होना पड़ेगा। वर्स्ट केस कब आएगा? जब हर साल वर्स्ट होगा। तो इसका मतलब है इसके फोर्थ पार्ट में अगर सारे के सारे कैश फ्लो इंडिपेंडेंट हैं, नॉट रिलेटेड हैं, तो हर साल वर्स्ट होना पड़ेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्स्ट केस होगी 0.1 की पावर 5, 0.1 की पावर 5, तब जाके वर्स्ट केस आएगा। क्योंकि अब हर ईयर अलग आंसर हो सकता था, लेकिन अगर वर्स्ट चाहिए तो हर ईयर वर्स्ट करना पड़ेगा, हर ईयर वर्स्ट, फर्स्ट ईयर भी वर्स्ट, सेकंड ईयर भी वर्स्ट, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, फिफ्थ ईयर भी, तब जाके वर्स्ट केस का आंसर आएगा।
क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? बोलिए ज़रा हाँ या ना? पक्की बात है समझ आ गया आपको ये? कूल, सुपर कूल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन जो है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस का है। याद रखिएगा, ये जो 5th क्वेश्चन है ये सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस शायद हमारा केस नंबर 9 था, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 इस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे भी लिख दीजिए कंसेप्ट नंबर 9। कंसेप्ट नंबर 9। कंसेप्ट नंबर 9 ठीक है जी। अब वो ये क्या कहता है पढ़ो। वो ये कहता है कि एक प्रोजेक्ट है। पहले आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस रिवाइज कराऊं। सेंसिटिविटी एनालिसिस ने क्या कहा था? हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी एक फैक्टर के सिर्फ किसी एक फैक्टर के चेंज होने पे एनपीवी पे कितना प्रभाव आता है। तो अगर हर फैक्टर को 10% एडवर्स ले जाओ तो एनपीवी पे कितना इंपैक्ट आता है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि एनपीवी को जीरो करो तो फैक्टर कितना चेंज होगा। एनपीवी जीरो करने के लिए फैक्टर कितना चेंज होगा, ये दोनों केसेस पढ़ने हैं हमने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपके पास प्रोजेक्ट में इनिशियल कॉस्ट है 10 लाख, सेल प्राइस है 60, कॉस्ट प्राइस है 40, सेल के यूनिट कितने कितने हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अलग अलग यूनिट बेचे हैं, ठीक है। डिस्काउंट रेट है 10%, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो कहता है जी यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू द ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 3 4 5, तो हमें 5 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है जी। नहीं 5वां नहीं है, अच्छा अगर फुल स्टॉप लिख देंगे तो 5वां हो जाएगा। प्रोजेक्ट लाइफ टाइम भी। आइए 5 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। देखिए पहले आप बेस केस की एनपीवी निकालिए, नॉर्मल केस की एनपीवी निकालिए। नॉर्मल केस क्या है? इसे बोलते हैं बेस केस। जब हम कोई चेंज नहीं करते, कुछ भी चेंज नहीं करते तो उसे बोलते हैं बेस केस एनपीवी, ठीक है। तो बेस केस एनपीवी क्या है? आपने ये बताया कि आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप 10 लाख रुपीज़ इनिशियली लगाएंगे, हर साल 20 रुपीज़ एक प्रोडक्ट पे कमाएंगे, एक यूनिट पे 20 रुपये। तो 20 रुपये इंटू 20,000 यूनिट, 20 रुपये इंटू 30,000 यूनिट, 20 रुपीज़ इंटू 30,000 यूनिट, इतना इतना CF80 कमाओगे आप हर साल। तो फर्स्ट ईयर का CF80, फर्स्ट ईयर का CF80, सेकंड ईयर का CF80, थर्ड ईयर का CF80, हम इतना इतना पैसा कमाएंगे हर साल। तो ये हमारी ओरिजिनल एनपीवी आ गई। क्योंकि टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन का तो खाली टैक्स बेनिफिट लेते हैं, वो भी फ़ायदा नहीं है लेने का क्योंकि टैक्स ही नहीं है। तो ये हमारा ओरिजिनल एनपीवी आ गया, ठीक है। अब हमें एक एक करके हर एक केस में एनपीवी को जीरो बनाना है। यानी हम इस पूरे क्वेश्चन को कंसेप्ट 9 के मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। किससे सॉल्व कर रहे हैं? मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। यानी आप यहां लिख लीजिएगा कि हमने क्वेश्चन 5 इससे सॉल्व किया है, मेथड 2 से। अब मेथड 2 समझो क्या होता है। मेथड 2 में हम ये मानते हैं कि अगर मुझे हर एक केस में एनपीवी को जीरो बनाना है, एनपीवी को क्या बनाना है? जीरो। तो एक एक करके देखो कि कितने कितने फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। समझो, सेल प्राइस को कितना कम करूं कि एनपीवी जीरो हो जाए। बोलना मेरे साथ, दादा बोलो ये बात, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं ना माइंड में ये सेटअप नहीं बैठेगा। सेल प्राइस को कितना कम करूं कि एनपीवी जीरो हो जाए। यानी जो एनपीवी अभी 3,09,800 है, वो एनपीवी कम होकर जीरो बन जाए, तो सेल प्राइस कितना कम होगा। तो देखो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हमने कहा इसी स्टेटमेंट को दोबारा बनाओ। बनाया, लेकिन अब सेल प्राइस की जगह एक्स लिख दो। सेल प्राइस की जगह एक्स लिख दो। तो हमने सेल प्राइस की जगह एक्स कर दिया। अब इसे सॉल्व किया, ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, ठीक है। और एनपीवी को जीरो बनाना है। हमें याद रखना है कि अब हमें न्यू डिजायर्ड एनपीवी जीरो है, तो इन सब के टोटल को जीरो बना दिया। तो ये इक्वेशन बना दी, इसे जीरो। तो इसे सॉल्व करते जाओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 55.27। तो बताओ सेल प्राइस पहले 60 रुपीज़ था। पहले कितना था? 60। जब 60 रुपीज़ था तो एनपीवी आ रही थी 3 लाख से भी ऊपर। लेकिन अगर सेल प्राइस 55.27 हो जाएगा तो एनपीवी आ जाएगी जीरो। यानी सेल प्राइस को कितने परसेंट फॉल होना है, सेल प्राइस को कितने परसेंट फॉल होना है कि एनपीवी जीरो बन जाए। तो ये भी मैंने आपको परसेंटेज चेंज का भी फॉर्मूला बताया था, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। तो देखिए, यानी आप क्या करोगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो इससे आपके पास परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस को कितना फॉल होना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? सेलिंग प्राइस को कितना फॉल होना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस को 7.9% फॉल होना पड़ेगा ताकि एनपीवी जीरो आ जाए। ये अभी फर्स्ट केस सॉल्व हुआ है।
मुझे 4-5 बार करना है क्वेश्चन को, अभी फर्स्ट केस सॉल्व हुआ है, ठीक है? ठीक है जी। अब अगला देखते हैं। इसे शॉर्टकट में प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते थे? इसी प्रेजेंटेशन को टेबल के बिना भी कर सकते थे। टेबल के बिना कैसे? ये 0 पीरियड है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो यानी ये 0 ईयर, ये फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग, ये सेकंड ईयर की डिस्काउंटिंग, ये थर्ड ईयर की डिस्काउंटिंग, इन सब में से x माइनस 40 को कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया, तब भी जल्दी आ जाता। मतलब तरीका अलग है, आप ऐसे करो तब भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, आप टेबल बनाकर करो तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है? सेकेंड केस, तो ये तो सॉल्व हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस है यूनिट कॉस्ट। अब कॉस्ट कितनी बढ़े? कॉस्ट बेटा बढ़ेगी तब एनपीवी जीरो होगी। कॉस्ट को बढ़ाऊं कितना कि एनपीवी जीरो हो जाए? तो दोबारा हम क्या करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं 40 की जगह y ले लूं कि भैया कॉस्ट बढ़ गई और कॉस्ट बढ़कर एनपीवी जीरो हो गई, अब कितनी होगी कॉस्ट बढ़कर? तो देखो अब हम दोबारा क्या कर रहे हैं, दोबारा वही कैलकुलेशन शॉर्टकट से कर रहे हैं। ये 0 ईयर का पीवीसीओ है जो पैसा गया, फिर ये फर्स्ट ईयर में 20,000 यूनिट बेचे, फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर की डिस्काउंटिंग, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर की डिस्काउंटिंग, ठीक है? अब ये x माइनस वाई, सॉरी 60 माइनस वाई को कॉमन ले लो, 60 माइनस वाई को कॉमन ले लो, 60 माइनस वाई को कॉमन ले लो और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 11.85%। y की वैल्यू आ जाएगी 11.85%। यानी आप ये कह सकते हो, क्योंकि y जो इतना आया 44.72, पहले कितना था प्राइस 40, तो 40 से कितना बढ़ना है 11.85, यानी अगर वेरिएबल कॉस्ट 11.85% बढ़ गई तो एनपीवी जीरो हो जाएगा। यानी मैं हर केस में क्या कर रहा हूं, मैं सेंसिटिविटी नाप रहा हूं कि किसको हिलाऊं कि एनपीवी जीरो हो जाए। मेथड 2 में ऐसे ही करते हैं। देखो दो तरीके हैं, मेरी बात को दोबारा सुनो, दो तरीके हैं। मैंने नोट्स पे वापस लेके चलता हूं, देखो सुनो, ये फैक्टर्स हैं। जैसे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सेल प्राइस, सेल क्वांटिटी, है ना, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कुछ भी फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे कुछ भी फैक्टर है, और ये एनपीवी है। एक तरीका है कि इन सबको बराबर बराबर चेंज करो। पहला तरीका क्या है कि मानो इन सब में 10% फॉल कर दो, इनको 10% बढ़ा दो, और ये देखो कि एनपीवी कितने कितने परसेंट चेंज हुआ। एक तरीका ये है, ये मेथड 1 है कि इन सबको पहले प्री डिफाइंड फॉल करा के, मतलब प्री डिफाइंड एडवर्स करके फिर चेक करो एनपीवी कितना चेंज हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ऐसे मत सोचो, ये मानो कि एनपीवी जीरो बन गया, मानो कि एनपीवी 100% फॉल कर गया। एनपीवी कितना फॉल कर गया? 100% फॉल कर गया। तो अब ये देखो कि एनपीवी को पूरा 100% फॉल कराने के लिए इनमें कितना फॉल आना लग पड़ा, मतलब सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट नीचे जाना पड़ा, सेल क्वांटिटी को कितने परसेंट नीचे जाना पड़ा, वेरिएबल कॉस्ट को कितने परसेंट ऊपर आना पड़ा, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट को कितने परसेंट ऊपर आना पड़ा, ये पढ़ो तो सेंसिटिविटी नापो। यानी सेंसिटिविटी नापने के दो तरीके हैं, या तो एनपीवी को जीरो बनाकर फैक्टर्स की परसेंटेज चेंज देखो, या फिर फैक्टर्स में फिक्स परसेंटेज चेंज लेके एनपीवी में परसेंटेज चेंज देखो। मेथड 1 मेथड 2 समझ आ रहा है ना? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेथड 2 कि फैक्टर में क्या चेंज आएगा कि एनपीवी जीरो हो जाएगी, एनपीवी पूरी फॉल हो जाएगी 100%। तीसरा है सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम मतलब ये क्वांटिटी की बात हो रही है कि क्वांटिटी को कितना कम करूं, ठीक है? तो देखो मान लेते हैं कि क्वांटिटी फॉल होगी Z%, ठीक है? तो हमने क्या किया, 20,000 को Z% फॉल करा दिया, 30,000 को भी Z% फॉल करा दिया, 30,000 को भी Z% फॉल करा दिया, सब में से Z% फॉल करा दिया। तो 1 माइनस Z% इन सब में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया 10,000। अब ये आ गया 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, ठीक है जी। अब इन सबको लिखने के बाद ये आपने लिख दिया 20,000, 30,000, 30,000, और ये इन सबको फॉल करके दिखा दिया, कॉमन ले लिया, डिस्काउंटिंग कर दी, Z सॉल्व हो गया इतना। यानी क्वांटिटी को 23.65% फॉल होना पड़ेगा। क्वांटिटी को कितने परसेंट फॉल करना पड़ेगा? 23.6। यानी अगर हर साल की क्वांटिटी 23.65% फॉल हो गई तो एनपीवी अपने आप ही जीरो हो जाएगा। फिर अगला था इनिशियल आउटफ्लो। अब इनिशियल आउटफ्लो को कितना बढ़ाऊं? तो इनिशियल आउटफ्लो को मान लो A% बढ़ा दिया, ठीक है? यानी इनिशियल आउटफ्लो को प्लस A% कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा, फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग, सेकंड ईयर की डिस्काउंटिंग, थर्ड ईयर की डिस्काउंटिंग, और इसे एनपीवी को जीरो करके सॉल्व करा तो ए आ गया 30.98। यानी इनिशियल आउटफ्लो अगर 30.98% बढ़ गया तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। ये बात भी समझ आ गई? तो 4 ही बारी करना था, वो 5वां वाला ना, इनिशियल आउटफ्लो इन लाइफ टाइम, ये 5वां नहीं होना चाहिए, फिर लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, ये गलत ही प्रिंट है, वरना किया होता उसका आंसर। टैक्सेशन में भी इग्नोर, बस इतना ध्यान रखो। यानी अगर सेल प्राइस 7.9% फॉल होगा तो एनपीवी 100% फॉल होगी,
अगर क्वांटिटी, अगर यूनिट कॉस्ट 11.85% बढ़ेगा तो एनपीवी 100% फॉल कर जाएगी। सेल क्वांटिटी अगर 23% कम हो जाएगी तो एनपीवी 100% फॉल हो जाएगी। इनिशियल कॉस्ट अगर 30% बढ़ जाएगी तो एनपीवी 100% फॉल हो जाएगी। और अगर सेल प्राइस चेंज हो जाएगी तो अब बताओ इन सब में से मोस्ट, आप ये कहो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो आप बोलोगे सेल प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि सेल प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने से एनपीवी पूरी 100% फॉल हो रही है, यानी सेल प्राइस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर है। अब देखो ना, एनपीवी तो हर एक केस में 100% फॉल कर रही है, तो बट सबसे कम चेंज किस में आया है, वही तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा होगा। मतलब सेल प्राइस के थोड़े से चेंज होने से भी एनपीवी ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब सेल प्राइस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर है। ये समझ आ गया हमें, ठीक है ना? यानी सेल प्राइस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर है। बहुत बढ़िया। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब ये 5वें क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन कम आते हैं एग्जाम में, मैं पहले ही बता दूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता। आ गया एमसीक्यू में बन के तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाना तो पड़ेगा, इसलिए मुझे। ये बात क्लियर हो गई? आइए और आगे देखते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिनेरियो एनालिसिस का। ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। वो क्या कहता है? उन्नत लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग 50 लाख इन अ न्यू मशीन। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years एंड नो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2 lakh यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ईच ईयर। द सेलिंग प्राइस इज ₹30। द एक्सपेक्टेड दैट द वेरिएबल कॉस्ट इज 16.5 पर यूनिट एंड द फिक्स कॉस्ट इज 10 लाख। तो हमें सारी जानकारी दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, यूनिट प्राइस दे दिया, यूनिट दे दिए, इनिशियली पैसा कितना लग रहा है वो भी बता दिया, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 5 साल मशीन चलेगी, डेप्रिसिएशन भी आप निकाल सकते हो अगर टैक्स रेट होगा तो, वरना डेप्रिसिएशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें पता लगा दी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क इज 20%, यानी हम 20% रिस्क लेने को भी तैयार है। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी, यानी इस क्वेश्चन में हमें सेंसिटिविटी नापनी है। तो ये भी सेंसिटिविटी का ही क्वेश्चन हुआ, फिर कंसेप्ट 9 का ही क्वेश्चन हुआ। ये भी किसका क्वेश्चन हुआ? कंसेप्ट नंबर 9 का। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट एनपीवी टू अ चेंज इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वेरिएबल। अब ये 3 वेरिएबल लेने हैं, एक एक अलग अलग करके। On further investigation, it is found that there is a significant chance that the expected sale volume of 2 lakh unit per year will not be achieved. तो इसके बारे में बात हो रही है, यानी ये तो अलग पार्ट हो गया, फिर ये 4th पार्ट हो गया, एक तरीके से अलग क्वेश्चन हो गया, है ना? सजेस्ट कौन सी सेल वॉल्यूम को डिपेंड इकोनॉमिक स्टेट। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड गिव योर डिसीजन वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट। ये तो बात की बात है। पहला पार्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस का। पहला पार्ट किसका है? सेंसिटिविटी एनालिसिस का। अगर सेल प्राइस चेंज हुआ तो एनपीवी पे कितना चेंज आएगा, है ना? और हमारा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क कितना है? 20%, मतलब हम 20% जोखिम उठाने को तैयार है। तो हमने क्वेश्चन को कैसे किया? देखिए, पहले तो आप अपना बेस केस का एनपीवी निकालिए। बेस केस एनपीवी मतलब नॉर्मल वाला एनपीवी बिना किसी चेंज के। ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले एनपीवी निकाली, पीवीसीओ माइनस पीवीसीओ प्लस पीवीसीआई। 50 लाख हम शुरू में लगाएंगे। हर साल कितना कमाएंगे? देखिए, 30 रुपीज़ का सामान बेचेंगे, 16.5 का बनेगा, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गई इंटू 2 लाख यूनिट, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो गई। टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी, तो ये हर साल की सीएफएटी हो गई। और हर साल की सीएफएटी को आपने सीधा 5 साल के पी फैक्टर से इंटू कर दिया। तो ये तरीका समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? ये बेसिकली सीएफएटी निकाला, फिर सीएफएटी को 5 ईयर के मतलब 5 बार अलग अलग करके ऐड करते हैं पी फैक्टर को, तो सीधा इकट्ठा एक ही बार ही कर दिया। तो इसका मतलब ये एनपीवी आ गई 5 साल की टोटल मिलाकर आज 0 पीरियड पे। तो 0 पीरियड पे एनपीवी है इतनी, ये बेस केस एनपीवी है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन को एक एक करके करो। अगर सेल प्राइस में चेंज है तो सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी है। ठीक है जी। प्रोजेक्ट एनपीवी वैल्यू टू अ चेंज इन द फॉलोइंग, मतलब अगर सेल प्राइस चेंज हुआ तो क्या होगा? तो अगर हम मान लें कि सेल प्राइस फॉल हो जाता है, एक्स बन जाता है, तो एनपीवी 0 हो जाएगी। इसे भी यानी हमने मेथड 2 से ही सॉल्व किया, यानी इस क्वेश्चन को भी हमने मेथड नंबर 2 से सॉल्व किया। क्यों सर? क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि सेल प्राइस कितने % फॉल लेना है, बताया नहीं है उसने, इसलिए हमने एनपीवी 0 मान के ही क्वेश्चन किया। ठीक है ना? तो अब एनपीवी को अगर आप 0 मान लोगे यहाँ पे, तो दोबारा से एनपीवी कंप्यूट करो और नया सेल प्राइस निकालो। तो नया सेल प्राइस आ रहा है इतना, ओरिजिनल सेल प्राइस था 30, रिड्यूस सेल प्राइस है 28.43। क्या ये तरीका समझ आ रहा है आपको? मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको ढंग से। देखिए,
बात को समझिए, एनपीवी कैसे आती है बेटा? एनपीवी आती है जब आप पीवीसीओ को माइनस कर देते हो और पीवीसीआई को ऐड कर देते हो। यूजुअली हम कैसे दिखाते हैं कि अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो हम ऐसे दिखाते हैं कि ये हमने शुरू में लगाया, फिर ये CF81 दिखाते हैं, फिर उसे फर्स्ट ईयर के पीवी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, फिर CF82 दिखाते हैं, फिर उसे सेकंड ईयर के पीवी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही करके हम CF85 तक पहुंच जाते हैं अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है, और 5 साल के पीवी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। यही करते हैं, राइट? लेकिन अगर हर ईयर का CF80 बराबर हो तो हम क्या करते हैं? फिर हम 5 साल का CF80 अगर बराबर है तो CF80 को कॉमन ले लेते हैं और ये 5 साल के पीवी फैक्टर को ऐड कर देते हैं। 5 साल के पीवी फैक्टर को ऐड कर देते हैं। ठीक है जी? तो ये हमारा कंबाइंड CF80 आ जाता है, मतलब कंबाइंड पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम यही फॉलो कर रहे हैं कि भाई हम लगाएंगे 50 लाख रुपए। अगर हमारा सेल प्राइस अब एक्स हो गया और मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 16.5 और यूनिट कितने थे 2 लाख। पहले 3 पार्ट्स में तो 2 लाख यूनिट्स ही हैं, ठीक है? तो ये हमारा CF80 हो गया। अब 5 साल के पीवी फैक्टर को ऐड करके लिख दो, 5 साल के पीवी फैक्टर को ऐड कर दो इकट्ठा। तो 5 साल का पीवी फैक्टर है 3.605, तो ये आ गया 3.605। इसे सॉल्व करके इक्वल टू 0 रख लिया। क्यों 0 रख लिया? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि एनपीवी 0 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना फॉल हुआ होगा। तो हमने इधर एनपीवी को 0 रख लिया और सॉल्व करके देखा तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया होगा, यानी फॉल इन सेलिंग प्राइस कितना है? फॉल इन सेलिंग प्राइस इतना है, यानी अगर सेल प्राइस फॉल हो जाता है इतना तो एनपीवी हो जाएगा 0। तो एनपीवी हो जाएगा 0। बोलिए, बातें समझ आ गई आपको? मैंने क्या कहा? यानी अगर सेल प्राइस फॉल हो जाएगा इतना तो एनपीवी हो जाएगा 0। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं ये कहूं कि सेल वॉल्यूम अगर y है सो एनपीवी 0 हो। अब सेल वॉल्यूम के हिसाब से कर दिया, देखो यही क्वेश्चन सेल वॉल्यूम के हिसाब से कर दिया, वॉल्यूम को y ले लिया। एक बार वेरिएबल कॉस्ट को z लेके सॉल्व कर दिया, वही जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, ठीक है ना? तो अब इन सब में बताओ, अगर सेल प्राइस 5% फॉल हुआ तो एनपीवी 0 हो गई, अगर सेल वॉल्यूम 11% फॉल हुआ तो एनपीवी 0 हो गई, और अगर वेरिएबल कॉस्ट 9% बढ़ी तो जाके एनपीवी 0 हो गई। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर है? तो आप कहोगे इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला फैक्टर है सेल प्राइस। यानी सेल प्राइस के थोड़ा भी चेंज होने से, दोबारा सुनो, सेल प्राइस के थोड़ा भी चेंज होने से एनपीवी 0 हो जाती है, तो थोड़े से चेंज से, तो इसलिए सेल प्राइस सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व। क्वेश्चन के ये 3 पार्ट सॉल्व हो गए, मतलब मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन का ए पार्ट था और ये बी है ना? अब बी पार्ट में वो कह रहा है कि अगर क्वांटिटी 20,000 2 लाख ना हो, अगर क्वांटिटी 2 लाख ना हो, क्वांटिटी के भी 3 अलग-अलग ज़रिए हैं कि भाई क्वांटिटी कम भी हो सकती है, क्वांटिटी मीडियम भी हो सकती है, क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी है। तो अब एक्सपेक्टेड एनपीवी बताओ, यानी इस सेल वॉल्यूम के साथ प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपने सेल वॉल्यूम लिखी, प्रोबेबिलिटी लिखी, मल्टीप्लाई किया, उससे एक्सपेक्टेड क्वांटिटी आ गई। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्वांटिटी है इतनी। तो यानी अब आप दोबारा से एनपीवी निकालो, लेकिन इस बार ये नई वाली क्वांटिटी लेना, 2 लाख मत लेना। अब 2 लाख एनपीवी नहीं लेना, अब आपने इसको एनपीवी, इसको क्वांटिटी मानना है और दोबारा एनपीवी निकालनी है। ठीक है जी? उसने हमें कहा था कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है 20%, यानी इसका अर्थ हुआ कि अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें कितने-कितने रिस्क हैं? इसमें 20% है, इसमें 30, ये होने के चांसेस 30% है, ये होने के चांसेस 60% है, ये होने के चांसेस 10% है। बोलिए हाँ या ना? तो अगर मैं इधर रिस्क को भी कंसीडर कर दूं कि तीनों के अलग-अलग कैलकुलेशन करो, इसकी कैलकुलेशन अलग करो, इसकी कैलकुलेशन अलग करो, इसकी कैलकुलेशन अलग करो। तो अगर हम 175,000 यूनिट लेके कैलकुलेशन करते हैं एनपीवी की, अगर हम 2 लाख यूनिट लेके एनपीवी कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम 2,25,000 यूनिट यहाँ पे लें, 2,25,000 यूनिट और दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, तो एनपीवी 3 केसेस में अलग-अलग आ रही है। ठीक है जी? तो 70% चांसेस हैं कि हमारा एनपीवी पॉजिटिव आएगा, लेकिन 30% चांसेस है कि हमारा केस एनपीवी नेगेटिव आएगा। हमारे कितने परसेंट चांसेस है नेगेटिव एनपीवी के? 30%। लेकिन 30% चांसेस ग्रेटर देन 20% रिस्क एक्सेप्टेबल है। हमें जोखिम कितना एक्सेप्टेबल है? हमें 20% जोखिम एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर
इन तीनों केसेस को अलग अलग कंप्यूट करूं तो 30% चांसेस हैं कि एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी। तो 30% रिस्क है नेगेटिव एनपीवी का, 30% रिस्क है नेगेटिव एनपीवी का, विच इज ग्रेटर देन 20%। जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है उससे ज़्यादा है वो, जो 20% एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है उससे ज़्यादा है वो रिस्क, है ना। इसका मतलब हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट कर दिया हमने प्रोजेक्ट, बताओ आप मुझे बताइए, हमने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट क्यों कर दिया। हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क है वो 20% से ज़्यादा है, इसके अंदर रिस्क जो है वो 20% से ज़्यादा है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। समझ आ गई आपको बात? एब्सोल्युटली क्लियर। इधर वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टीडियस है, इसे ध्यान से समझो फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तब तक 7 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, ये RADR का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल, दोनों में से किसी एक प्रपोजल को सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट MNN जिसकी कैश फ्लोज कितनी है 850 और 825, कैश आउटले, आउटले मतलब आउटफ्लो कितना है, यानी ये उन दोनों के अलग अलग PVCO हो गए, बेसिकली इनिशियल आउटफ्लो हो गए, यानी आप कितना पैसा इन प्रोजेक्ट में लगाओगे, ये कहा जा रहा है M के लिए, और N के लिए कितना कितना पैसा शुरू में लगेगा, ठीक है। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, याद करिए अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हमारा कंसेप्ट नंबर 4 था, नहीं 5 था। इज यूज्ड इन इनकॉर्पोरेट, देखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मैंने क्या कहा था कि जो भी कैश फ्लोज होंगे उन्हें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लो बना लेंगे और फिर उसकी डिस्काउंटिंग RF से करेंगे, ठीक है ना। वो कहता है कि करेंट यील्ड ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं, तो ये RF का रेट हो गया, यानी ये RF का रेट भी पता है हमें कि रिस्क फ्री रेट कितना है गवर्नमेंट का। अब वो ये कहता है ये हमारे कैश फ्लोज होंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, ये इनकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, इससे मल्टीप्लाई करो, सर्टेन कैश फ्लोज बनाओ। PVCO हमें पहले ही पता है, ये हमारे पास CFAT आ जाएगा, सर्टन CFAT, फिर उसे डिस्काउंट कर दो 6% के रेट पे, वो भी दे रखा है। तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए, तो बेसिकली सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये कंसेप्ट नंबर 5 का क्वेश्चन है, यानी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। तो अगर आप कंसेप्ट नंबर 5 पे जाओगे तो कंसेप्ट नंबर 5 के ऊपर आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, ठीक है सर, हमें ये बात समझ आ रही है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, आपने क्या किया, आपने पहला प्रपोजल M देखा, M प्रपोजल में 0 पीरियड पे तो आप 8,50,000 लगा दोगे, तो 8,50,000 आपका आउटफ्लो हो गया। फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो कैश फ्लोज आपके हैं, आपने उन्हें सर्टेनिटी कोफिशिएंट से इंटू किया, तो वो सर्टन कैश फ्लोज बन गए। अब सर्टन कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू किया, क्योंकि डिस्काउंट भी तो करना है ना, लेकिन ये डिस्काउंटिंग फैक्टर रिस्क फ्री रेट होगा, ठीक है ना। तो रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट किया, इसकी एनपीवी आ गई इतनी। ऐसे ही प्रोजेक्ट एन की एनपीवी निकाली, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी ज़्यादा आ रही है, तो एनपीवी के हिसाब से एन प्रोजेक्ट जीत गया। तो हमें एडवाइस करना चाहिए कि प्रोजेक्ट एन को सिलेक्ट करें। किसको सिलेक्ट करें, प्रोजेक्ट एन को सिलेक्ट करें। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई? देखो इसका रिस्क कितना था, इसकी सर्टेनिटी 0.8, 0.7, 0.5 है, तो इसकी सर्टेनिटी कम है, लेकिन इसकी सर्टेनिटी होने की ज़्यादा है, मतलब इसके होने के चांसेस ज़्यादा है, 90%, 80%। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये होने के 90% चांसेस है, ये होने के 80% चांस है, ये होने के 70%, तो इनकी सर्टेनिटी ज़्यादा है। प्रोजेक्ट एन में सर्टेनिटी ज़्यादा है, होने के चांसेस ज़्यादा है ना। अगला पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का, इफ RADR मेथड इज यूज्ड, अगर RADR यूज होता तो फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट यूज नहीं हो रहा होता। विच प्रोजेक्ट वुड हैव हायर रेट, बेटा हायर रेट उस प्रोजेक्ट को मिलता है जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। RADR में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में हायर रेट तब यूज होता है जब रिस्क ज़्यादा हो। तो आपको बेसिकली वो ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट M और प्रोजेक्ट N में ज़्यादा रिस्क किस में है, तो आप सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को ऐड कर लो, उससे आपको रिस्क पता लग जाएगा। आपने क्या किया, प्रोजेक्ट M के भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स ऐड किए, प्रोजेक्ट N के भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऐड किए। इसकी सर्टेनिटी का लेवल हाई है, इसकी सर्टेनिटी का लेवल हाई है, इसकी सर्टेनिटी का लेवल लो है। इसका मतलब जिसमें लो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी कम है, होने के चांसेस कम है, तो यानी वहाँ रिस्क ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोजेक्ट M का रिस्क ज़्यादा है, इसलिए RADR भी प्रोजेक्ट M का ज़्यादा होगा, इसलिए प्रोजेक्ट M में RADR ज़्यादा यूज़ होगा। अगर RADR यूज़ हुआ तो, वैसे यहाँ हो नहीं रहा, बट वो खाली एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर RADR यूज़ होता तो रिस्क किसका ज़्यादा है, किसका RADR ज़्यादा यूज़ होता। तो आप बोल रहे हो प्रोजेक्ट M में सर्टेनिटी का टोटल करने पे, प्रोजेक्ट M में सर्टेनिटी का टोटल करना कम बन रहा है,
प्रोजेक्ट एन में सर्टेनिटी का टोटल ज़्यादा है, तो इसकी सर्टेनिटी ज़्यादा है। सर्टेनिटी ज़्यादा मतलब रिस्क कम। आप इंग्लिश बोलते हो ना दैट दिस थिंग इज सर्टन, सर्टन मतलब ये होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो मतलब उसमें रिस्क कम है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई परफेक्टली। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कंसेप्ट नंबर 5 का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए, अब ये RADR का क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ये प्रॉपर कंसेप्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, कंसेप्ट नंबर 4 में आप लिख भी सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखिए वो ये कहता है न्यू प्रोजेक्ट लिमिटेड इज वैल्यूएटिंग 3 प्रोजेक्ट P1 P2 P3 P1 P2 P3। ठीक है, इसमें इनिशियली तो हमने पैसा लगाया इतना, पहले ईयर में कैश इनफ्लो इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और इसका रिस्क इंडेक्स है 1.8। रिस्क इंडेक्स मतलब रिस्क फैक्टर बीटा। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना है 15%। टैक्स एप्लीकेबल रेट इज 40%। इंटरेस्ट फ्री रेट इज 10%। तो बेसिकली RF 10% है और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 15% है। अब देखो RADR निकलता कैसे है, ये भी मैंने आपको समझाया था। रेट कैसे आता है ज़रा समझना। RADR का रेट डिसाइड होता है रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क इंडेक्स इनटू रिक्वायर्ड रेट माइनस RF। ये वैसे ही मेथड हो गया ना, बिल्कुल जैसे CAPM मॉडल होता था। याद है बचपन में आपने CAPM मॉडल लगभग ऐसे ही पढ़ा था, वैसे ही है फॉर्मूला। तो अब इसमें आपको रिक्वायर्ड रेट भी पता है, आपको रिस्क फ्री रेट भी पता है, आपको साथ ही साथ रिस्क इंडेक्स भी पता है, तो सब कुछ ही पता है। यानी रिस्क इंडेक्स भी पता है, रिक्वायर्ड रेट भी पता है, RF भी पता है। तो इसे सॉल्व करके RADR निकाल लो तीनों प्रोजेक्ट का अलग अलग। तो इस प्रोजेक्ट का अलग RADR, इसका अलग, इसका। मैंने आपको कहा था ना RADR हर प्रोजेक्ट का अलग अलग निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हर प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा RADR होगा। जैसे किसी का रिस्क ज़्यादा है तो उसमें RADR हाई होगा, जिसमें रिस्क कम है उसमें RADR भी कम होगा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी कम होगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 तीनों के RADR निकाले। तो जिसमें रिस्क इंडेक्स ज़्यादा थी उसका RADR भी ज़्यादा है, जिसमें रिस्क इंडेक्स कम है उसका RADR भी कम है। ठीक है, फिर आप प्रोजेक्ट 1, 2, 3 को डिस्काउंट कर लो। तो प्रोजेक्ट 1 को सॉल्व कर लो, प्रोजेक्ट 2 को सॉल्व कर लो। किस रेट से? डिस्काउंटिंग के रेट से 19%, 15% और फिर यहाँ 13%। तो आप तीनों के अलग अलग तरीके से NPV निकाल लो। तो ये आपका केस 1 का NPV हो गया, ये केस 2 का NPV हो गया और ये केस 3 का NPV हो गया। क्या मेरी बातें आपको समझ आई बेटा? मैंने क्या कहा? आपने तीनों की NPV अलग अलग निकाल ली, कोई डिसीजन नहीं लेना, खाली उसने RADR निकालने के लिए कहा था। डिस्काउंटिंग अच्छा नहीं पूछा है, विच प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट। तो देखो जिस, अब रिस्क तो हटा दिया ना हमने इन तीनों प्रोजेक्ट से, जिसकी NPV हाईएस्ट है वो बेस्ट है, तो ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। यानी आपका डिसीजन क्या होगा सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में आप लिख दोगे कि प्रोजेक्ट P3 इज बेस्ट एज इट हैज़ हाईएस्ट NPV एंड लोएस्ट रिस्क। क्योंकि उसकी NPV हाईएस्ट है और रिस्क उसमें सबसे कम था, उसकी रिस्क इंडेक्स सबसे कम थी, तो इसलिए प्रोजेक्ट 3 ही सबसे अच्छा है। क्लियर हो गई ये बात? प्रोजेक्ट 3 ही सबसे अच्छा है। कूल। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। 8th भी। 9th पे आइए। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? अब ये कहता है एक फर्म है, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देख रही है आउटले ऑफ 80,000 के, मतलब 80,000 का खर्चा वो करने को तैयार है। तो बेसिकली ये PVCO होने को तैयार है। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 year इकोनॉमिक लाइफ विद नो सैलवेज वैल्यू। 2 साल चलेगा प्रोजेक्ट। ईयर 1 में देर इज 0.4 probability that the cash flow after tax will be 50,000 and 0.6 probability that the cash flow after tax will be 60,000। तो दो चांसेस हैं। फर्स्ट ईयर में दो दो प्रॉबिलिटीज हैं। द प्रॉबिलिटी असाइन टू द कैश फ्लो ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या हो सकता है? सेकेंड ईयर में आपकी प्रॉबिलिटी इतनी, ये 3 कैश फ्लोज हो सकते हैं इस प्रॉबिलिटी वाले, या फिर ये 3 कैश फ्लोज हो सकते हैं इस प्रॉबिलिटी वाले। मतलब ईयर 2 में देखो बेटा, अगर ईयर 1 में कम प्रॉफिट हुआ, अगर ईयर 1 में 50,000 यानी 0.4 वाला कैश फ्लो हुआ, जिसका 0.4 चांस है, इसका 0.6 चांस था, है ना। अगर 0.4 वाला कैश फ्लो हुआ तो 50,000 का कैश फ्लो है, और ईयर 2 में ये चांसेस होंगे। अगर फर्स्ट ईयर में इतने पैसे कमाए तो सेकेंड ईयर में ये चांसेस होंगे। 10% डिस्काउंट रेट है। तो पहले तो बोलता है डिसीजन ट्री बनाओ। अब मैंने आपको याद करो डिसीजन ट्री के लिए कंसेप्ट नंबर 8 के लिए बोला था कि मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है ना, याद करिए, ये रहा डिसीजन ट्री। मैंने कहा था कंसेप्ट के थ्रू समझाऊंगा आपको। ठीक है,
तो वही मैं समझाने की अब कोशिश कर रहा हूँ कि डिसीजन ट्री कैसे बनता है। देखिए, डिसीजन ट्री में हम टेबल बनाते हैं और हर डिसीजन लेने वाली जगह पे एक बॉक्स बनाते हैं और हर एक इवेंट जो काम हो जाता है जिसके लिए हमने डिसीजन नहीं लेना लेकिन जो नेचुरली होगा उसके लिए सर्कल बनाते हैं। तो अब यहाँ पे 2 केसेस, ईयर 1 के 2 केसेस बनेंगे, फिर आगे 3 केसेस बनेंगे उनके भी आगे। तो इस तरीके से डिसीजन ट्री दिखाई देगा। कैसे? देखिए, अगर हम 0 पीरियड पे डिसीजन लेंगे कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, तो हम 80,000 का आउटफ्लो डालेंगे। फर्स्ट ईयर में जो CF80 आएगी वो 50,000 की भी आ सकती है, 60,000। इसके होने के चांसेस 40% है, 0.4 प्रोबेबिलिटी है। इसके होने के चांसेस 0.6 है, ठीक है ना? अब इसके बाद अगर फर्स्ट ईयर में ये वाला कैश फ्लो आया तो उसके बाद ईयर 2 के ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 3 केसेस। तो ये 3 केसेस हो गए CF80 के और ये प्रोबेबिलिटीज़ हो गई। इन्हें केस नंबर 1, 2, 3 बोल दिया। फिर अगर पहला ईयर ही अच्छा गया होता तो सेकंड ईयर में ये कैश फ्लोज आ सकते थे, यानी फिर सेकंड ईयर में ये बड़े वाले कैश फ्लोज आते और उनकी प्रोबेबिलिटी अलग होती, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अलग होती। तो ये हमारे 4, 5, 6 केस हो गए। यानी अब कितने केस हैं देखो, फर्स्ट ईयर में 50,000 और सेकंड ईयर में 24,000, फर्स्ट ईयर में 50,000 और सेकंड ईयर में 32,000, फर्स्ट ईयर में 50,000 और सेकंड ईयर में 44,000। तो 3 केस बने। फिर यहाँ भी 3 बनेंगे, 60 के साथ 40, 60 के साथ 50, 60 के साथ 60। तो टोटल में 6 केस बनेंगे, है ना? यानी 0.4 इंटू 0.2 ये वाला केस हो गया, है ना? फिर 0.4 इंटू 0.3 ये वाला केस हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, समझो। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने जो प्रेजेंटेशन किया है इस प्रेजेंटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 पीरियड पे हमने 80,000 लगाए। अगर फर्स्ट ईयर में 50,000 का इनफ्लो होता और सेकंड ईयर में 24,000 का इनफ्लो होता तो हमारा एनपीवी बनता इतना नेगेटिव में। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती? प्रोबेबिलिटी होती 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.2 यानी 0.8 की प्रोबेबिलिटी होती है, 0.08। अगर 50 के बाद 32 आ जाता तो क्या होता? तो हमने पैसे लगाए 80,000, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो आया 50,000 का तो उसे डिस्काउंट कर दिया, सेकंड ईयर में इनफ्लो आया 44,000 उसे भी डिस्काउंट कर दिया और एक बार 32,000 आया उसे भी डिस्काउंट कर दिया। तो 50,000 के साथ 32,000, 50,000 के साथ 44,000, 50,000 के साथ 24,000। तो इन तीनों के हिसाब से हमने एनपीवी निकाली और उसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी से इंटू किया। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे आती है? 0.4 इंटू 0.3 ये सेकंड वाले केस की, 0.4 इंटू 0.5 ये थर्ड वाले केस की, फिर 0.6 इंटू 0.4 ये फोर्थ वाले केस की, 0.6 इंटू 0.5 ये इस वाले केस की, फिर 0.6 इंटू 0.1 ये इस वाले केस की। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी निकाली हर एक केस के लिए और हर एक केस की जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गई सभी केसेस की। ये हमारे पास सभी केसेस की एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गई। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर है? और आप इन सब एक्सपेक्टेड एनपीवीज को टोटल कर लो तो ये आपके पास टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गया, टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है जी। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है? मैंने क्या कहा, एक्सपेक्टेड एनपीवीज का टोटल आ गया। कूल। द वर्स्ट आउटकम इज, अब वो क्या पूछता है देखो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 6 बार सॉल्व करना है। 50 के साथ 24, 50 के साथ 32, 50 के साथ 44। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का बहुत कम क्वेश्चन है और इसमें डिसीजन ट्री भी बना है हमारे साथ में, ठीक है ना? इसी तरीके से हमने अलग अलग सॉल्व किया और जो ये प्रोबेबिलिटी थी उन्हें प्रोबेबिलिटी से, जो ये एनपीवी आए थे उन्हें प्रोबेबिलिटी से इनटू किया तो ये एक्सपेक्टेड एनपीवी बन गया हमारा टोटल। ठीक है। तो पहला तो यही था कि डिसीजन ट्री से एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, तो वही बना दिया हमने, डिसीजन ट्री बनाया, पहले टेबल सा बनाया डिसीजन का, फिर उससे एनपीवी निकाल दी। अब व्हाट एनपीवी विल बी प्रोजेक्ट यील्ड इफ द वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड, अगर सबसे बुरा हो तो एनपीवी कितनी होगी और उसके होने के चांसेस कितने हैं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे बुरा कब हुआ था एनपीवी के साथ, आप बताइए? सबसे बुरी एनपीवी तो यही थी और इसके होने के चांसेस थे 8%। तो सबसे बुरी एनपीवी थी ये 14,726 और उसके होने के चांसेस हैं 8%। ठीक है जी। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसने बोला है कि बेस्ट आउटकम क्या होगा। बेस्ट आउटकम क्या होगा? बेस्ट होगा जब फर्स्ट ईयर में 60,000 कमाओ और सेकंड ईयर में भी 60,000 कमाओ और इसके होने के चांसेस कितने होंगे? 6%। क्यों? क्योंकि इन दोनों को इंटू किया होगा ना आपने। तो बेसिकली हाईएस्ट केस है फर्स्ट ईयर में भी 60,000, सेकंड ईयर में भी 60,000।
तो उसकी एनपीवी है 24,100 और प्रोबेबिलिटी है 6%। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो जो लास्ट वाला केस था उसकी प्रोबेबिलिटी थी 6% और हाईएस्ट एनपीवी वहीं आया था। अब कहता है व्हाट विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि टोटल एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट एनपीवी पॉजिटिव आ रही है टोटल में, तो इसलिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड एनपीवी, हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हमें पॉजिटिव कमा के देगा, तो यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि जॉइंट एंड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और ये कब लगती है। देखो जॉइंट प्रोबेबिलिटी तब लगती है जब दो अलग अलग केसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो एंड आ रहा हो। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ इंग्लिश में, इफ वी अर्न 50,000 इन फर्स्ट ईयर एंड 24,000 इन द सेकेंड ईयर, तो ये एंड आया ना बीच में, एंड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, एंड में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है और में प्रोबेबिलिटी ऐड हो रही होती है, ठीक है ना, लिख लो कहीं लिखना है तो, एंड में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो इफ़ वी अर्न 50,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड 24,000 इन द सेकेंड ईयर, एंड, तो ये 0.4 हो गया, ये 0.2 हो गया, तो बेसिकली 0.4 इंटू 0.2, ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं आपको, यानी क्या कहा। फिर 0.4 इंटू 0.3, फिर आ गया 0.4 इंटू 0.5, फिर आ जाएगा 0.6 इंटू 0.4, फिर आ जाएगा 0.4 इंटू 0.5, फिर आ जाएगा 0.6 इंटू 0.1। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? क्या मेरी बातें आप सभी को क्लियर है? परफेक्ट। आपको ये सारी की सारी बातें अगर समझ आ जाती हैं तो अच्छी बात है। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहता है? वो कहता है जी, जंबल कंसल्टेंसी ग्रुप हैज़ डिटरमाइंड द रिलेटिव यूटिलिटी ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट। यानी एक प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी इतनी कैश फ्लो होगी और इसकी यूटिलिटी दे दी। अब सर ये क्या होता है? ये एक नया फैक्टर उतार दिया उसने, जैसे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होता है वैसे इसने यूटिलिटी दे दी। अब ध्यान देना, ये एक बड़ा अजीब लिखा हुआ क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, अगर ये क्वेश्चन पढ़ रखा है तो देर आर चांसेस कि आप एग्जाम में कराओगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा तो देर आर हाई चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यूटिलिटी, अब आप कहोगे ये क्या यूटिलिटी है भाई, ये क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन है ही वियर्ड। अपनी मनमर्जी से उसने एक नया टॉपिक बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो तभी मैं करा रहा हूँ आपको, ध्यान दो। वो कहता है कि कैश फ्लो इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इसकी अलग अलग यूटिलिटी इतनी है, इसकी मतलब होने के, अब ये नहीं कह रहा कि प्रॉबिलिटी है, कह रहा है यूटिलिटी है। ठीक है चलो, अब हमें क्या पता यूटिलिटी कहाँ किस बात को डिफाइन कर रहा है, पढ़िए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट ए एंड द बी आर एस फॉलोज। अब देखो कैश फ्लो ये है, ये प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज हैं, समझिएगा जरा, ये प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज हैं और ये प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज हैं। ठीक है जी, यानी हमने प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों के अलग अलग कैश फ्लोज देखे हैं। अब समझो इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैश फ्लो अगर इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अच्छा, और वो आपसे बोल रहा है विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। अब आपका दिल तो ये कहेगा कि भाई मैं एक काम करता हूँ सर, मुझे कैश फ्लो पता है, प्रोबेबिलिटी पता है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पता लग जाएगा। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन फिर यूटिलिटी तो यूज ही नहीं हुई। मेरी बात को समझो, आपका दिल क्या कह रहा है। देखो आपका दिल ये कह रहा होगा, मन में सोचो, आपका दिल ये कह रहा होगा कि भैया मैं इसमें प्रोजेक्ट 1 में एक काम करता हूँ सर, ओहो, कि सर प्रोजेक्ट 1 में मुझे अलग-अलग कैश फ्लोज़ पता हैं, मैं उन्हें प्रोबेबिलिटी से इनटू कर देता हूँ सर, है ना? आपका तो दिल यही कर रहा होगा कि मुझे तो अलग-अलग कैश फ्लोज़ पता हैं, प्रोबेबिलिटी से इनटू कर देता हूँ, कि मुझे कैश फ्लो पता है, प्रोबेबिलिटी पता है। तो आप ये कहोगे कि 15,000 10,000, आपका तो दिल यही करेगा कि 15,000 है, 10,000 है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी पता है 0.10, 0.20, 0.10, 0.20, तो आपका दिल कर रहा होगा इन्हें मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर यूटिलिटी यूज़ नहीं हुई। तो हम पता है क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यूटिलिटी इज़ लाइक एनपीवी, यूटिलिटी को मान लो कि वो एनपीवी है। अब इतने कैश फ्लो पे यूटिलिटी कितनी होती है,
-15,000 के कैश फ्लो पे यूटिलिटी होती है -100 की। तो यानी यहाँ पे अब आप यूटिलिटी निकालिए -100। 10,000 नेगेटिव 10,000 नेगेटिव पे यूटिलिटी होती है -60। तो यहाँ -60 ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी और यूटिलिटी को इंटू करो। मतलब किस-किस को इंटू करो? मैंने क्या कहा? अब आप यूटिलिटी और प्रोबेबिलिटी को इंटू करो। इसे x इसे x और इसे p मान लो। तो अब xi pi अब निकालो। इन दोनों को इंटू करके एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालो इस क्वेश्चन में। यानी इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नहीं निकालना ना, इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालनी है। बोलिए मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? इस क्वेश्चन में आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालो। अच्छा, यानी ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मैं आपको कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं, आप कैश फ्लो को यहां पे देखो, कैश फ्लो को यहां पे देखो, इस कैश फ्लो पे कितनी यूटिलिटी है उसे लिख दो, क्योंकि अब पूरे क्वेश्चन में बोला तो है ही नहीं क्या करना है। आपको स्ट्रेंज नहीं लग रहा? देखो मैं ईमानदारी से एक बात बोलूं, मुझे भी ये क्वेश्चन स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को इंटू करके आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से क्या होगा हमें पता ही नहीं है। उसने तो बोला है कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूं। तो मेरे मन में ये आया, और आईसीआई ने भी ऐसे ही किया है, कि कैश फ्लोज जो है, इन कैश फ्लोज के सामने जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी लिख दो और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालो। देखो क्या करोगे, सुनो। ये प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज है, प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज की यूटिलिटी निकालो, अब उन्हें प्रोबेबिलिटी से इंटू करो, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का टोटल निकालो। जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। जिस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी मतलब होता है जिसका इस्तेमाल ज़्यादा है, जिससे मिलने वाला फ़ायदा ज़्यादा है, उसे सिलेक्ट करो। तो उसको सिलेक्ट करो जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उसे सिलेक्ट करो जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है उसे सिलेक्ट करो। अच्छा, यानी सर मुझे इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नहीं निकालना, यानी मुझे इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नहीं निकालना, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालनी है। जी हाँ, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालनी है, यही मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है जी, तो ये भी हमें समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे दिमाग में पूरा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी, एक ट्रबल फ्री सॉल्यूशन इज एन ऑथराइज सर्विस सेंटर। ठीक है जी, आपका एक सर्विस सेंटर है, एयर कंडीशनर का आपने सर्विस सेंटर बनाया, लोग आपके पास एसी लाते होंगे, आप ठीक कर देते हो उनका एसी। ऑल कंप्लीट सर्विसेज आर एयर कंडीशनर अटेंडेड बाय सर्विस, फालतू की बातें हैं। ईच मैकेनिक ट्रैवल्स अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर पर एनम। ठीक है, हर एक मैकेनिक को ट्रैवल करना पड़ता है लोगों के घर जाके एसी ठीक करने के लिए। टीएफएस डिसाइड टू कंटिन्यू इट्स प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ ऑलवेज बाइंग अ न्यू बाइक फॉर द मैकेनिक्स। आप मैकेनिक के लिए नई बाइक खरीदते हो, बट वंडर्स वेदर द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ रिप्लेसिंग द बाइक एवरी 3 ईयर इज ऑप्टिमल और नॉट। और हर 3 साल बाद फिर बाइक रिप्लेस कर देते हो, बाइक बेच के नई दिला देते हो अपने वर्कर को। It is a belief that as a new model are entering into the market on the yearly basis, it wishes to consider whether a replacement of either 1 year or 2 year should be a better option than the present 3 year। मतलब अभी क्या कर रहे हो आप अपने वर्कर को बाइक दिलाते हो, फिर 3 साल बाइक चलती है, उसके बाद बाइक बेच के नई दिला देते हो। अब आप सोच रहे हो कि क्या हर 1 साल में बाइक चेंज करें, या 2 साल में चेंज करें, या 3 साल में चेंज करें। ठीक है, ठीक है। अभी आपकी नई जो बाइक्स हैं वो आने वाले टाइम में रिप्लेस होने वाली है, मतलब उनका ड्यू डेट आ गई है। परचेज प्राइस एक बाइक की होती है 55,000, तो ये तो पीवीसी हो गया, शुरू में लगेगा। रीसेल वैल्यू ऑफ द बाइक एट द करंट मार्केट इज, अगर 1 साल बाद बेचोगे 55 की खरीदोगे, 1 साल बाद बेचोगे तो 35 की बिकेगी, 2 साल बाद बेचोगे तो 21 की बिकेगी, 3 साल बाद बेचोगे तो 9,000 की बिकेगी। ठीक है, और उनकी रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा कितना है भाई? फर्स्ट ईयर में ये खर्चे होते हैं, सेकेंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये, और पेट्रोल का खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और डिस्काउंट रेट है 10%। डिटरमाइन द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड, यानी हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? आप ये कहोगे अगर बाइक हर 1 साल में रिप्लेस करूं तो क्या होगा, हर बाइक 2 साल में रिप्लेस करूं तो क्या होगा, बाइक को 3 साल में रिप्लेस करूं तो क्या होगा। लेकिन सर अब एक बात बताओ, जैसे आप ये कह रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, यानी अगर मैं 3 साल बाद रिप्लेस करूं तो सर अब इस पहली बात तो ये क्वेश्चन सिर्फ पीवीसीओ का है, आउटफ्लो वाला क्वेश्चन है, इसमें इनफ्लो है ही नहीं। बट क्योंकि इसमें टैक्स रेट लिया, इसलिए इसमें 1 - टी भी नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि टैक्स रेट है ही नहीं। वरना मैं इन खर्चों को 1 - टी करके ट्रीट करता, 1 - टैक्स करके ट्रीट करता, है ना? वो भी नहीं होगा। डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी, क्योंकि टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, डेप्शन भी इग्नोर कर दो। लेकिन सर आप मुझे बताओ कि मैं इन मशीनों को कब रिप्लेस करूँ? लेकिन एक बात बताओ, जब मैं 3 केसेस लूँगा, फर्स्ट ईयर में रिप्लेस, सेकंड ईयर में रिप्लेस, थर्ड ईयर में रिप्लेस, है ना? फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद। पर इन तीनों के आंसर जो पीवीसीओ आएँगे, क्या वो कंपेरेबल आएँगे? नहीं सर। तो उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ लाइफ से। क्यों?
इसे 1 साल के पी फैक्टर से डिवाइड, इसे 1 और 2 साल के पी फैक्टर से डिवाइड, इसे 1 + 2 + 3 साल के पी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट एनुअल बनाना पड़ेगा, फिर हम डिसीजन ले पाएंगे। बेटा इनको इनसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये तो 1 साल 2 साल और 3 साल का आंसर है, ये कंपेरेबल ही नहीं है। तो पहले उन्हें एनुअल पीवीसीओ में कन्वर्ट करोगे, फिर डिसीजन लोगे। तो देखो हमने क्या किया, हमने कहा अगर हम बाइक को 1 साल में रिप्लेस करें या 2 साल में रिप्लेस करें या 3 साल में रिप्लेस करें, बाइक आएगी कितने की? 0 पीरियड पे बाइक खरीदने तो 55,000 की ही जाएगी। अगर 1 साल में रिप्लेस करेंगे तो एक ही बारी का पेट्रोल और टैक्स और रोड टैक्स खर्च हुआ होगा, और 1 साल के बाद बाइक 35,000 की बिक जाएगी। तो ये दोनों आउटफ्लो हैं, ये इनफ्लो है। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ आ गई बात। अगर 2 साल के बाद रिप्लेस करोगे तो आपका खर्चा 2 बार होगा। कैसे? देखो, फर्स्ट ईयर में 30,000 प्लस 3,000 का खर्चा है, यानी 33,000 का खर्चा है। अगले साल 38,000 का खर्चा है, और उसके भी अगले साल 46,000 का खर्चा है। तो आपने फर्स्ट ईयर खर्चा किया, और अगर 2 साल बाद बाइक बेची तो 2 साल तक का खर्चा किया, और 2 साल बाद की रीसेल वैल्यू ली, और अगर 3 साल बाद बाइक बेचोगे तो 3 साल का खर्चा करोगे, और 3 साल बाद बाइक की रीसेल वैल्यू प्राप्त करोगे। और ये पॉजिटिव है क्योंकि बाइक की रीसेल वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, अब इन सबको आप टोटल करो, तो ये आपके पास नेट आउटफ्लो आ जाएगा। ये सब आपके पास नेट आउटफ्लो आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर? तो ये सब अगर आपके पास नेट आउटफ्लो आ गया, इसे डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ लाइफ कर दो। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ लाइफ, तो इससे आपके पास इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ आ जाएगा। इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ, इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ आ जाएगा। अब डिसीजन लो कि जो सबसे कम है, जिसमें सबसे कम खर्चा हुआ है, वो बाइक सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका तो खर्चा हो रहा है ना इधर बाइक खरीदने में। तो क्योंकि नेगेटिव आंसर है, तो जिसमें सबसे कम नेगेटिव आंसर है वो सिलेक्ट करो। तो एनुअल देखोगे तो इसका सबसे कम खर्चा है, यानी आपको बाइक हमेशा 2 साल में रिप्लेस कर देनी चाहिए। आपको अपनी बाइक हमेशा हर 2 साल बाद रिप्लेस कर देनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात भी समझ आ गई आपको? परफेक्टली, अत्यंत उत्तम। अब इसके बाद वाले ये क्वेश्चन 12 होमवर्क है, 13th होमवर्क है, ये ईजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14th, कि अगर एक एक फैक्टर चेंज होता तो क्या एनपीवी पे कितना इम्पैक्ट आता। और 15th जो है वो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आज अभी ऊपर जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला कराया था। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा जॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। तो अब आगे वाले ये चारों क्वेश्चन, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, आप खुद 11 तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, ऑलमोस्ट 11 तो कर ही लिया डिस्कस। 12, 13, 14, 15 होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा, हो जाएंगे, ईजी है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप इतना चैप्टर पढ़ लेते हो तो भी आप चैप्टर को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। लेकिन ये 15 के 15 क्वेश्चन घोट के पी जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, और इन सेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नोट्स कहाँ मिलेंगे, सोल्यूशन सेट कहाँ मिलेगा, मेरा हैंड रिटन सोल्यूशन सेट कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट canitinguru.com के फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। अच्छे से पढ़ के रखना ये सब, ठीक है, बाय बाय।